विराट रघुवंशी एक रईस ज़्यादा था जिसकी रातें शराब की नशें और नई नई लड़कियों की बाहों में गुजरता था। वहीं डॉक्टर अदिति शर्मा जिसके दिन और रात पेशेंट की सेवा में गुजरता था। एक दिन विराट और अदिति के वॉशरूम में लॉक हो जाने पर अदिति विराट के प्रपोजल को ठुकरा देती है, जिससे विराट का घमंड चूर हो जाता है और वो उससे बेइंतहा नफरत करने लगता है। लेकिन किस्मत के खेल से दोनों अनचाही शादी के बंधन में बंध जाते हैं। क्या इनकी नफरत कभी इश्क में बदलेगी? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि अगला एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नवाबों के शहर लखनऊ की ये खूबसूरत सुबह थी। गोमती नगर के सहारा हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के बेहद करीब एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। लड़के ने लड़की को कमर से पकड़ते हुए कहा, "You know ना, how much I love you baby, लेकिन प्लीज ये शादी वादी की बातें मुझसे मत किया करो।" लड़की ने मदहोशी भरी आवाज में लड़के से कहा, "I love you too, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाती, इसीलिए तो यहाँ भी तुम्हें मिलने बुला लिया।" लड़के ने बेसब्री से कहा, "हाय नो जान, मैं भी तुम्हारे करीब आने के लिए कब से बेचैन था।" उसी वक्त बारिश की बूंदें गिरने लगी। वो लड़का और लड़की एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी 26 साल की कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अदिति शर्मा अपनी स्कूटी लेकर हॉस्पिटल पहुंची। जैसे ही अदिति पार्किंग में रुकी, उसने उस लड़के और लड़की को देखा। लड़की ने धीरे से कहा, "बेबी, आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। तुम्हें याद है ना, उस रात पार्टी के बाद होटल में हम कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे और तुमने प्रोटेक्शन भी नहीं यूज किया था।" ये बात सुनते ही अदिति ने पलट कर देखा। उसकी स्कूटी से कुछ दूर एक बड़ी ब्लैक लग्जरी कार के पास एक काफी रिच सा दिखने वाला लड़का था। अदिति को लड़के और लड़की की शक्ल नहीं दिखाई थी क्योंकि उन दोनों का चेहरा दूसरी तरफ था। लड़के की हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच और रंग गोरा था। उसने डिस्ट्रेस्ड डेनिम लेदर जैकेट पहनी हुई थी। उसकी बाहों में शॉर्ट सा ड्रेस पहने एक लड़की थी। लड़के ने अपने हाथों को लड़की की कमर पर रखते हुए कहा, "बेबी, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ और मेरे खेलने कूदने की उम्र है।" और ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए तैयार होने लगी। डॉक्टर अदिति शर्मा जितनी काबिल डॉक्टर थी उतनी ही दिखने में खूबसूरत भी। गोरा रंग, काली आंखें, भूरे बाल और सबसे हसीन उसके होठों के नीचे का काला तिल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता था। लेकिन जब भी अदिति अपने इस खूबसूरत चेहरे को देखती थी, अपनी खूबसूरती को कोसती थी क्योंकि उसका चेहरा उसकी माँ से मिलता था और अदिति अपनी माँ से नफरत करती थी। अदिति की माँ डॉक्टर कावेरी शर्मा अब इस दुनिया में नहीं थी। अदिति ने अपनी माँ की यादों को अपने दिल से भुलाने की बहुत कोशिश की, नीचे गिर गई। "पापा, मैं आपके जैसी हूँ, सिर्फ आपके जैसी। आई लव यू पापा। आई विश आपकी तरह मैं भी एक अच्छी डॉक्टर बन सकूं।" उसी वक्त हॉस्पिटल की एक नर्स अदिति के कैबिन में आई और उसने अदिति से कहा, "आज के दिन तुमने अपने पापा और मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त अविनाश को खो दिया था। आज तुम घर जाओ और रेस्ट करो।" डॉक्टर अवस्थी की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट और आंखों में नमी दिखाई देने लगी। उसकी आवाज में उसके दिल का दर्द साफ झलक रहा था। "आपसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी बिना कहे सब समझ जाते हैं। आज अगर मेरे पापा का मुझे डॉक्टर बनाने का सपना पूरा हुआ है तो सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच अंकल।" डॉक्टर आनंद अवस्थी सहारा हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे और अदिति के पापा डॉक्टर अविनाश के अच्छे दोस्त भी। कावेरी और अविनाश की मौत के बाद से अदिति अपने मामा मनोज मिश्रा और मामी सुधा के साथ रहती थी। मनोज जी ने अदिति को पढ़ाया लिखाया
लेकिन अपनी पत्नी सुधा के स्वभाव के कारण वो अदिति की डॉक्टर बनने की पढ़ाई में मदद नहीं कर पा रहे थे। और उन हालातों में डॉक्टर अवस्थी ने ही छोटी सी पूजा उस मंदिर में करनी थी। पूजा खत्म करने के बाद अदिति भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर उदास खड़ी थी। चंद खुशियों को तरसती अदिति दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि काश उसकी लाइफ में भी ऐसा कोई दिन आए जब उसे मामी के कड़वे शब्द ना सुनने पड़े। ऐसा कुछ हो कि जब वो अपने घर जाए तो कोई उसके सर पर प्यार से हाथ रखे। प्रार्थना करने के बाद धीमे कदमों से मंदिर के बाहर आती अदिति उस पल चौंक गई जब उसने देखा वही कार जो हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में थी इस वक्त उसकी स्कूटी की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। अदिति अपनी स्कूटी को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक कार ने स्कूटी को जमीन पर गिरा दिया था। गुस्से में अदिति ने कार की तरफ देखा। कार की स्पीड कम थी। कार के अंदर वही लड़का एक दूसरी लड़की को किस करने में मशगूल था और तभी लड़के ने कार के बैक मिरर में अदिति को देखकर उसकी तरफ आंख मारते हुए कार की स्पीड बढ़ा दी। अदिति ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, इडियट, शेमलेस इंसान, कार चलाते हुए भी रोमांस। सीरियसली, इतना ही एक दूसरे से चिपकना है तो घर क्यों नहीं चले जाते? इस तरह किसी और का नुकसान करने की क्या जरूरत है? अदिति ने स्कूटी की तरफ देखा जिस पर बहुत से स्क्रैच लग गए थे। ये देखकर अदिति घबरा गई। वो जानती थी अब उसे अपनी मामी सुधा की खरी खोटी बातें सुननी पड़ेंगी। एक बार फिर सुधा उसकी माँ कावेरी का नाम लेकर उसे ना जाने क्या क्या सुनाएगी। अदिति की एक छोटी से छोटी गलती पर सुधा उसके दिल को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ये सोचकर अदिति परेशान होकर वहीं मंदिर के बाहर बैठ गई। मंदिर के पुजारी जी अदिति को पहचानते थे, इसीलिए अदिति को उदास देखकर वो उसके पास आकर बैठ गए और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, जो बातें हमारे हाथ में नहीं होती बिटिया, उसे भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान सब ठीक कर देंगे। अदिति ने पुजारी जी से पूछा, लेकिन कब पंडित जी, कब ठीक होगा सब? मेरे नसीब में कभी खुशी होगी भी या नहीं? अदिति की आंखें भर आई थी। पंडित जी ने थोड़ी चिंता व्यक्त करते हुए अदिति के माथे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, बिटिया, तुम्हारे आज की तरह ही तुम्हारे आने वाले कल पर भी दुख के बादल मंडरा रहे हैं और तुम्हें अपने आने वाले जीवन में एक अनचाहे बंधन में बंधना होगा बिटिया। एक ऐसे रिश्ते में जो तुम्हें मन से स्वीकार नहीं होगा। उस रिश्ते को चाह कर भी तुम अपने आप से अलग नहीं कर पाओगी, लेकिन वही अनचाहा रिश्ता और बंधन तुम्हारे जीवन की मुश्किलों को दूर भी करेगा। यही शायद महादेव की मर्जी है। अदिति हैरानी से पुजारी जी की तरफ देख रही थी। पुजारी जी मुस्कुराकर वहां से चले गए। शाम हो गई थी। हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। पंछी झुंड के साथ अपने घोंसलों की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर के बाहर उदास बैठी अदिति को भी घर जाना था, लेकिन घर के बारे में सोचते ही सुधा के ताने और कड़वी बातें उसे याद आने लगी, जिससे अदिति दूर भागना चाहती थी। पर फिलहाल तो उसके पास घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसीलिए निराश नजरों से अपनी स्कूटी की तरफ देखते हुए अदिति अपने घर चली आई। अदिति के घर में कदम रखते ही सामने बैठकर टीवी देख रही सुधा ने गुस्से से कहा, आ गई महारानी, आखिरकार घर का रास्ता दिख ही गया तुझे, हैं? कहाँ मुंह काला करने चली गई थी जो आज घर आने में इतना टाइम लगा दिया? बाहर जाकर किसके साथ गुलछर्रे उड़ाती है ये तो भगवान ही जाने। सुधा की बात सुनकर अदिति की आंखें गुस्से से भर गईं। ये देखकर सुधा ने फिर से चिल्लाकर कहा, अब क्या मेरा मुंह देखती रहेगी? अरे जाकर खाना बना, ये गुस्सा किसी और को दिखाना। मैं तुझे और तेरी माँ को ना अच्छे से जानती हूँ। माँ तो चली गई मुंह काला करके और अब बेटी भी। मनोज जी ने सुधा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा,
अरे उसे 2 मिनट सांस तो लेने दो, आते ही ये सब क्या शुरू कर दिया तुमने? मनोज जी की बात सुनकर सुधा ने मनोज जी की ओर घूर के देखा। बेचारे मनोज जी चाहकर भी कुछ नहीं कह पाए और चुपचाप टीवी देखने लगे। अदिति बिना कुछ बोले तुरंत अपने रूम में चली गई। सुधा अदिति को देख मुंह बनाते हुए फिर से टीवी के सामने जाकर बैठ गई। ऊपर से सीढ़ियां उतर रही काव्या ने सुधा जी की बातें सुन ली थी। काव्या यानी कि सुधा और मनोज की बेटी, जो अदिति से 5 साल छोटी थी और अपनी बहन अदिति से बहुत प्यार करती थी। अपनी माँ की बातें सुनकर काव्या को अदिति के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने नाराज होते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों बार बार दीदी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हो? काव्या की बात सुनकर सुधा ने उससे भी चुप रहने के लिए कहा, लेकिन काव्या किसी भी हालत में अपनी बहन अदिति को दुखी नहीं देख सकती थी और इसीलिए उसने एक बार फिर से सुधा को कहा, माँ, बुआ ने जो भी किया उस बात की सजा तुम अदिति दीदी को क्यों दे रही हो? वो भी तुम्हारी परवरिश में पली बड़ी है, फिर भी कुछ भी बोलती रहती हो। काव्या की बात सुनकर सुधा का पारा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से से चिल्लाई, परवरिश मेरी है पर खून तो उसी गंदी औरत का है ना, जो खुद तो मर गई और इसे मेरे लिए छोड़ गई। सुधा की बात सुनकर मनोज जी ने कहा, सुधा, अपनी जबान को लगाम दो, जो मन में आए बोले जा रही हो। लेकिन सुधा चुप रहने वालों में से कहाँ थी। इस बार वो मनोज जी की तरफ पलटी और उन्हें घूरते हुए कहा, आप तो चुप रहिए। आपकी बहन की तरह ये भी किसी के साथ पकड़ी गई ना, तब जाकर आपके होश ठिकाने आएंगे। फिर मत कहना कि सुधा ने बताया नहीं। काव्या, मनोज जी और सुधा के बीच अदिति को लेकर अक्सर ऐसी कहा सुनी चलती थी। अदिति को जैसे ये सब सुनने की आदत सी हो गई थी। अदिति ने नीचे आकर किचन का सारा काम कर दिया, पर अब अदिति का उस घर में दम घुट रहा था। वो अपने मामा मनोज जी से पूछकर घर के पास वाले गार्डन में चली गई। रात का वो सन्नाटा अदिति के दिल को सुकून दे रहा था। उदास अदिति वहीं गार्डन में एक बेंच पर बैठ गई। उसे आए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि सामने बड़ी तेजी से एक कार आकर रुकी। अदिति उस कार को पहचान गई। उसने अपने आप से कहा, ये तो वही सुबह वाली गाड़ी है जिसने मेरी स्कूटी को टक्कर मारा था। तभी अदिति ने देखा कि उस कार से शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की उतरी और उसके पीछे वही लड़का भी उतरा। लग रहा था दोनों में अनबन चल रही थी। लड़की उस लड़के का हाथ छुड़ाते हुए वहां से जा रही थी। लड़के ने गुस्से से अपना हाथ गाड़ी पे दे मारा। अदिति ने लड़के को आवाज देते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। लड़का पीछे मुड़ा। वो लड़का था विराट रघुवंशी। 6 फुट हाइट, गेहुआ रंग, झील सी गहरी आंखें, सिल्की बाल, देखने में बहुत ही हैंडसम। बॉडी तो हीरो को भी पीछे छोड़ दे ऐसी, पर जितना दिखने में अच्छा उतना ही हरकतों से बदनाम। अपनी उम्र से ज्यादा लड़कियों के साथ अफेयर कर चुका था। अदिति अब तक विराट के पास आ गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ कहती, विराट ने बिना कुछ सोचे समझे अदिति को कमर से कसकर पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अदिति को कुछ समझ ही नहीं आया। विराट ने अदिति को छेड़ते हुए शरारत के साथ कहा, हे ब्यूटीफुल। विराट ने पीछे से चिल्लाकर कहा, आज तो बच गई, लेकिन कब तक? इस मुक्के का बदला लेकर रहूंगा मैं तुमसे। जानती नहीं विराट रघुवंशी से दुश्मनी मोल लेने का नतीजा क्या हो सकता है। घबराई हुई अदिति अपने घर लौट आई और एक बार फिर उसे सुधा के गुस्से का सामना करना पड़ा। इतनी रात गए कहाँ गई थी? किससे मिलकर आ रही है बता? और ये तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ये सुनकर अदिति चुप थी, लेकिन काव्या ने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ बस करो, अपनी जुबान पे थोड़ा तो लगाम लगाओ। जो मन में आया बोल देती हो। शर्म आती है हमें आपको अपनी माँ कहते हुए। कितनी गंदी सोच है आपकी। काव्या की बात पे सुधा झल्ला कर बोली, मैंने कहाँ कुछ गलत बोला? जैसा बीज वैसा ही पेड़ उगेगा ना। काव्या के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने गुस्से से जवाब दिया,
तो माँ, आप कौन सी दूध की धुली हो? आप भी तो अपनी बेटी को बेचने निकली थी। ये बात बोलकर काव्या चली गई और अदिति चुपचाप काव्या को वहां से जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर दुख के भाव साफ नजर आ रहे थे। बीती रात काव्या ने अपनी माँ के बारे में इतनी बड़ी बात की थी जिसके कारण घर में अगली सुबह भी शांति फैली हुई थी। अदिति चुपचाप से अपना काम करके हॉस्पिटल आ गई। अदिति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए हॉस्पिटल के स्टाफ को गुड मॉर्निंग करते हुए अपने कैबिन में आ गई। कैबिन में आते ही उसकी नजर सबसे पहले टेबल पर रखे अपने माँ पापा के तस्वीर पर गई। पर आज उसने पुरानी यादों को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। अदिति कुछ सोचती तभी किसी की आवाज आई। हाय ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग। अदिति ने आवाज की ओर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आई और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग दक्ष। दक्ष सक्सेना, गोरा रंग, सलीके से संवारे हुए बाल, मध्यम कद काठी और आंखों पर लगा हुआ चश्मा। कुल मिलाकर सिर से पैर तक एक इंटेलिजेंट डॉक्टर जैसा नजर आता था। वो अदिति का बचपन का दोस्त और उसका कलीग था। काव्या के सिवाय एक यही था जो अदिति के दिल की हर बात को समझता था। दक्ष अदिति को इस तरह मुस्कुराते देख कहीं खो सा गया। अदिति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख उसकी दुनिया वहीं के वहीं ठहर गई थी। मनी मन दीवानों की तरह प्यार करता था अदिति से, लेकिन कभी भी अपने मन की बात अदिति से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दक्ष को डर था कि कहीं प्यार के चक्कर में उन दोनों के बीच की गहरी दोस्ती न टूट जाए। दक्ष को इस तरह ख्यालों में खोया हुआ देखकर अदिति ने उसके कानों में जोर से चिल्लाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे हैंडसम हंक, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। दक्ष अदिति की आवाज से तुरंत होश में आ गया। दक्ष ने हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखा। अदिति हंसते हुए उसे ही देख रही थी। आज दक्ष का बर्थडे था और अदिति के इस तरह विश करने से तो दक्ष की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। अदिति की ओर देखते हुए दक्ष ने बड़े प्यार से कहा, सिर्फ विश करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें आज मेरी बर्थडे पार्टी में आना होगा। इससे पहले कि अदिति उससे कुछ कहती, दक्ष तुरंत बोल पड़ा, मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। दक्ष की बात सुनकर अब तक हंस रही अदिति के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। यार दक्ष, यू नो एवरीथिंग, और फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है मामी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी। दक्ष ने अदिति को अपनी ओर करते हुए कहा, आई नो यार, बट तू कब तक वही सारी बातें साथ लिए जीते रहेगी? कभी तो खुल के जीने की कोशिश कर लिया कर। अदिति, यकीन मानो कड़वी बातें भुला कर भी जिया जा सकता है, और मैं हूं ना हमेशा तुम्हारे साथ देने के लिए। दक्ष के ऐसा कहने से अदिति दक्ष की आंखों में ध्यान से देखने लगी। दोनों की नजरें आपस में मिली। कुछ तो था उन नजरों में जो अब तक दोनों ने कभी एक दूसरे से बयान नहीं किया था। दक्ष के मन की बात जुबान पे आते आते हर बार की तरह आज भी मन में ही रह गई। दक्ष ने तुरंत नजरें हटाई और बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही मेरी बर्थडे पार्टी में ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज इस बार कुछ भी करके मेरी बर्थडे पार्टी में चले आना। दक्ष नीचे बैठकर अदिति के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए अदिति को रिक्वेस्ट कर रहा था और उसकी हरकत पर अदिति लगातार हंस रही थी। अदिति ने दक्ष से कहा कि वो पार्टी में आने की पूरी कोशिश करेगी और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर दक्ष को जमीन से उठाया। अदिति के चेहरे पर फिर से हंसी देख दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुनो, हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना, हंसते वक्त बहुत सुंदर लगती हो तुम। इतना कहते हुए दक्ष कैबिन से बाहर निकल गया। दक्ष अपनी फीलिंग को चाहकर भी अदिति के सामने जाहिर नहीं कर पा रहा था। दक्ष के जाने के बाद अदिति सोच में पड़ गई। मामी को मनाना तो उसके बस की बात नहीं थी और दक्ष ने भी पहली बार उससे कुछ मांगा था। आज दक्ष के बर्थडे के दिन वो दक्ष को नाराज नहीं करना चाहती थी।
अदिति ने कुछ सोचते हुए काव्या से मदद लेने के बारे में सोचा। एक काव्या ही तो थी जो अब उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती थी। तभी एक नर्स ने अदिति से कहा कि आपको तुरंत आईसीयू वार्ड में डॉक्टर ने बुलाया है। अदिति ने अपना व्हाइट एप्रन उठाया और सीधे आईसीयू वार्ड की ओर चली गई। आईसीयू वार्ड में पहले से ही दक्ष और उनके सीनियर डॉक्टर मौजूद थे। दक्ष ने अदिति को देख हल्की सी स्माइल की और फिर पेशेंट को देखने लगा। डॉक्टर बात कर रहे थे। इसी दौरान अदिति की नजर बार बार दक्ष पे अटक रही थी, जो अपने काम में व्यस्त था। दक्ष की बातें, उसका केयरिंग नेचर अदिति को बहुत अच्छा लगा। शाम की पार्टी हमारे लिए बहुत खास है, तुम्हें आना ही होगा। दक्ष के ऐसे कहने से अदिति उसे देखने लगी, पर दक्ष ने अब जानबूझकर उसे नहीं देखा। काम करते करते दोनों की नजरें टकराती तो कभी दोनों खुद टकरा जाते, फिर दोनों हंस देते। पूरा दिन दक्ष अदिति को पार्टी में आने के लिए कन्विंस कर रहा था और अदिति भी उसकी बात सुनकर कहीं ना कहीं कन्विंस हो चुकी थी। बस जरूरत थी तो मामी की परमिशन की। दिन बीत गया, दोनों हॉस्पिटल से घर के लिए निकले। बाहर आकर फिर दक्ष ने अदिति से कहा, तुम्हारा पार्टी में आना मेरे बर्थडे को बहुत खास बना देगा और मैं जानता हूँ तुम जरूर आओगी। इतना कह के दक्ष चला गया। दक्ष की नजरों में कुछ था जिसे अदिति समझने की कोशिश कर रही थी। घर आते वक्त भी अदिति दक्ष के बारे में ही सोच रही थी। दक्ष और अदिति के बीच का रिश्ता बहुत खास था। बिना कहे दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते थे। अदिति दक्ष के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट खरीदना चाहती थी, लेकिन मामी उसे पार्टी में जाने भी देंगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल था। दक्ष के ख्यालों में गुम अदिति अपने घर पहुंच गई। अब अदिति को सबसे पहले काव्या से बात करनी थी। यही सोचते हुए वो जैसे ही दरवाजे की, शुक्र है मेरी बात का कुछ तो असर पड़ा। अब जाकर जल्दी से खाना बना, और हाँ आज कुछ अच्छा बनाना। रोज का एक जैसा खाना खाकर स्वाद ही खराब हो गया है। आई बात समझ में? सुधा की बात पे अदिति ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और अंदर चली आई। सुधा का ध्यान फिर से टीवी की ओर चला गया। इसी बात का फायदा उठाते हुए अदिति ने काव्या की तरफ देखा और उसे इशारे से ऊपर आने के लिए कहा। अदिति मुस्कुराते हुए ऊपर गई। ऊपर आते ही दरवाजा काव्या ने बंद करके अदिति से पूछा, क्या हुआ दीदी, कुछ परेशानी है क्या जो हमें ऐसे बुला लिया? उसकी बात सुनकर अदिति के होठों पे स्माइल आ गई। उसने मन में सोचा कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी लाइफ में परेशानी के सिवा कुछ और भी होगा, ये कभी कोई सोचता ही नहीं। अदिति को इस तरह अपने ही ख्यालों में खोए देख काव्या ने फिर से पूछा, अरे बोलो ना, कुछ हुआ है क्या? अदिति ने उसे सामने बिठाते हुए कहा, हुआ नहीं, होने वाला है। अदिति की बात सुनकर काव्या के चेहरे पे नासमझी के भाव दिखने लगे। अदिति ने बिना वक्त गवाए काव्या को दक्ष की पार्टी के बारे में सब बता दिया और साथ में ये भी बताया कि उसे दक्ष को आज के दिन नाराज नहीं करना है। काव्या जानती थी सुधा इतनी आसानी से अदिति को पार्टी में जाने देने के लिए तैयार नहीं होगी। पार्टी का नाम सुनते ही कुछ नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। काव्या ही उम्मीद की एक किरण थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अदिति ने उम्मीद ही छोड़ दी। उसका चेहरा उतर गया, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई हो। अदिति का उदास चेहरा देख काव्या को बुरा लगा। काव्या ने कुछ सोचते हुए अदिति से कहा, अब इतना उदास मत हो। माँ तो मानेंगी नहीं, पर हमें उन्हें मनाना तो आता है ना। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये बात भूल गई क्या? इतना कह के काव्या के चेहरे पे शैतानी हंसी आ गई। अदिति काव्या को जानती थी। सुधा से बात मनवाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी और यही सोचकर अदिति ने घबराते हुए कहा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मामी को तकलीफ हो, वरना मुझे पार्टी में जाना ही नहीं है। अदिति की बात सुनकर काव्या ने थोड़े गुस्से से कहा, दीदी तुम ना बिल्कुल भी नहीं सुधरोगी। कभी तो अपने मन की किया करो। पर ठीक है, हम कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे तुम्हारी प्यारी मामी को कोई तकलीफ ना हो। डोंट वरी, तुम कुछ अच्छा सा खाना बनाना। वही खाना खा खा के मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया।
काव्या को सुधा की नकल करते देख अदिति हंस पड़ी। अपनी प्लानिंग के हिसाब से अदिति कुछ देर बाद खाना बनाने के लिए नीचे चली गई और काव्या सुधा को कैसे मनाए इसके बारे में सोचने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद काव्या जल्दी जल्दी से नीचे आई और थोड़े जोर से अदिति से कहा, अरे दीदी, तुम्हारे हॉस्पिटल से फोन आया था, कुछ इमरजेंसी आई है, तुम्हें तुरंत बुलाया है। अदिति ने काव्या की ओर देखा तो काव्या ने इशारा करते हुए उसे बताना चाहा कि ये सब नाटक है घर से निकलने का। सुधा के कानों में ये आवाज पड़ते ही सुधा उनके पास आई और अपने अंदाज में काव्या से कहा, और ये बात हॉस्पिटल वालों ने तुम्हें क्यों बताई? तुम कोई बड़ी डॉक्टर हो या फिर हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का है जो तुम्हें फोन करके ये सब बताया? आई बड़ी हॉस्पिटल में इमरजेंसी आई है बताने वाली। काव्या ने अपने आप को नॉर्मल रखते हुए कहा, अरे वो क्या है ना, दीदी अपना मोबाइल रूम में ही भूल आई थी, बार बार बज रहा था और हॉस्पिटल का नंबर था तो हमने उठा लिया। झूठ लगता है तो फोन करके पूछ लो। सुधा, मुझे किसी की जान लेने का ठप्पा अपने माथे नहीं लेना, पर हाँ अकेली मत जा, इसे भी साथ लेकर जा, वैसे भी यहाँ रहेगी तो मेरा दिमाग खराब करेगी। सुधा काव्या पे नजर डालते हुए बाहर चली गई, लेकिन जाने से पहले बातों बातों में अदिति की माँ को ताना मारना नहीं भूली। अदिति का काम हो गया था। सुधा ने हॉस्पिटल ही सही पर बाहर जाने की परमिशन तो दी थी। अदिति को झूठ बोलना पसंद नहीं था, पर आज के लिए उसके पास झूठ बोलने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। सुधा ने हॉस्पिटल के नाम से ही सही पर अदिति और काव्या को पार्टी में जाने की परमिशन दे दी। अदिति और काव्या जल्दी से तैयार होकर घर से निकल गई। उन्हें इस बात का डर था, क्या पता कब सुधा का मूड बदल जाए। जब उन्होंने मनोज जी को कॉल करके सब सच बताया तो मनोज जी ने भी उन्हें अपना ख्याल रखने की हिदायत देते हुए पार्टी में जाने की परमिशन दे दी। अदिति और काव्या मनोज जी को सच बताने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गईं। लेकिन पार्टी में जाने से पहले अदिति को दक्ष के लिए गिफ्ट खरीदना था। गिफ्ट शॉप में जितने प्यार से अदिति दक्ष के लिए गिफ्ट सेलेक्ट कर रही थी, उसे देख काव्या को यकीन हो गया था कि अदिति के दिल में दक्ष की जगह कितनी खास है। अदिति ने दक्ष के लिए एक रिस्ट वॉच ली। अक्सर दक्ष इसी तरह की वॉच पहनता था और अदिति को भी उसके छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रहता था। गिफ्ट खरीद के जैसे ही काव्या और अदिति बाहर निकल रहे थे, काव्या चलते चलते रुक गई और फिर एक नजर अदिति को सर से पैर तक घूर के देखते हुए कहा, दीदी एक बार अपने आप को तो देखो, ऐसा लग रहा है पार्टी में नहीं बल्कि सच में किसी का ऑपरेशन करने निकली हो। अदिति ने रियलाइज किया कि सच में सुधा कोई और सवाल ना पूछ बैठे, इसी वजह से अदिति घर से एकदम सिंपल सी ड्रेस पहन के निकली थी। अदिति ने काव्या की ओर देखा तो काव्या अदिति को मॉल में एक अच्छी सी शॉप में ले गई। काव्या की पसंद की हुई ड्रेस को लेकर अदिति ट्रायल रूम में पहुंची। जैसे ही उसने कपड़े चेंज करना शुरू किया, चेंजिंग रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। अदिति समझ गई थी जरूर काव्या उसके लिए कोई और ड्रेस लेकर आई होगी और इसीलिए उसने बिना पीछे देखे ही डोर ओपन कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, काव्या कम से कम मुझे ये वाला ड्रेस पहन तो लेने। अदिति आगे कुछ और बोल ही नहीं पाई क्योंकि वहां काव्या नहीं बल्कि विराट रघुवंशी खड़ा मुस्कुरा रहा था और अदिति को इस तरह कम कपड़ों में देखकर उसने अदिति की खुली पीठ पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए शरारत के साथ कहा, उफ, ये तुम्हारी सॉफ्ट स्किन और ये खुशबू, कौन सा परफ्यूम लगाती हो यार। दिल तो करता है तुम्हारे दिल के पास दिखने वाले इस दिल को चूम लो, कभी मुझे अपने करीब आने का मौका तो दो। अदिति विराट की इस हरकत से बुरी तरह घबरा गई। उसने झटके से अपना दुपट्टा लेकर अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लिया। घबराहट और शर्म की वजह से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। बंद आंखों से ही अदिति ने चिल्लाकर कहा, इडियट, बेशरम, जाओ यहाँ से वरना मैं। अदिति ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा विराट वहां से गायब हो चुका था। अपने आप को नॉर्मल करते हुए अदिति अपना ड्रेस लेकर वहां से बाहर निकली और काव्या के साथ पार्टी के लिए निकल गई।
वहीं दूसरी तरफ दक्ष बेताबी से अदिति का इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था शायद अदिति नहीं आएगी। दक्ष अपने एक दूसरे फ्रेंड के साथ बात तो कर रहा था, पर पूरा ध्यान होटल के एंट्रेंस पे था। उसका दिल ये सोच के धड़क रहा था कि अगर अदिति आ गई तो कैसे करेगा वो अपनी मोहब्बत का इजहार। और तभी अचानक गुलाबी चिकनकारी वाले कुर्ते पे सुर्ख लाल रंग का दुपट्टा डाले सामने से आती हुई अदिति नजर आई। अदिति के रेशमी बाल रोशनी में और ज्यादा चमक रहे थे। गोरा रंग हल्के मेकअप से और ज्यादा खिल रहा था। होठों के नीचे का तिल उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। चेहरे पे वही सादगी झलक रही थी। ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी अदिति। आज उसे देखकर लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पे उतर आई हो। वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि वहां मौजूद लोग उसे ही मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। दक्ष की तो जैसे धड़कनें ही रुक गई थी। दक्ष ने तो उसे देखते ही अपने जोरों से धड़क रहे दिल पे ही हाथ रख दिया और मन ही मन अपने आप से कहा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, इतने सिंपल से ड्रेस में भी। तुम शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो अदिति। आई विश कि मेरी आने वाली पूरी जिंदगी तुम्हारा ये मासूम सा चेहरा देखकर गुजरे। हाय, आई विश कि मेरी हर सुबह तुम्हारी मुस्कुराहट से शुरू हो। आज तो मैं तुमसे अपने दिल की बात कह ही दूंगा। दक्ष अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तब तक अदिति और काव्या उसके सामने आकर खड़े हो गए। अदिति ने आगे बढ़कर दक्ष को हक करते हुए विश किया और लाया हुआ गिफ्ट दक्ष को दे दिया। दक्ष की नजरें अदिति से हट ही नहीं रही थी। बार बार वो अदिति को ही देख रहा था। अदिति की नजर जैसे ही दक्ष से टकराती वो तुरंत नजरें फेर लेता। दक्ष के चेहरे की मुस्कान देख आज अदिति भी बड़ी खुश थी। केक काटने के बाद दक्ष ने सभी को केक खिलाया और अब अदिति की बारी थी। दक्ष अदिति को केक खिलाने के लिए आगे बढ़ा। दक्ष की उंगलियों ने अदिति के होठों को छू लिया और एक पल के लिए दक्ष अदिति की आंखों में खो गया। उसके चेहरे पे अजीब सी खुशी थी जिसे अदिति ने नोटिस कर लिया था। अदिति ने शरारती अंदाज में पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? आजकल बड़ा मुस्कुराते हो, कहीं किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? दक्ष ने शर्माते हुए अपनी गर्दन हिलाकर अदिति की बात से इनकार कर दिया। हाथों में सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास लिए अदिति की नजर काव्या पर पड़ी जो इस वक्त डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। अदिति उसे देख रही थी, तभी दक्ष उसके पास आकर खड़ा हो गया। उनके सारे दोस्त डांस करने में व्यस्त थे। अब यहाँ सिर्फ अदिति और दक्ष दोनों ही थे। आज पहली बार दक्ष को अदिति से बोलने में शब्द कम पड़ रहे थे। क्या कहे, कैसे कहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अदिति दक्ष के चेहरे पे बदलते एक्सप्रेशन को देख रही थी। अदिति ने एक हाथ दक्ष के हाथ पे रखते हुए धीरे से कहा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो ना? देखो, तुम्हारी आंखें पढ़ना जानती हूं मैं, और मुझे लग रहा है कोई बात है। अदिति के पूछने पर दक्ष हड़बड़ा गया और उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक अदिति के कपड़ों पर गिर गई। दक्ष ने अदिति की तरफ देख के गिल्टी फील करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी यार, वो आई डोंट नो ये कैसे हुआ। अदिति ने बात को संभालते हुए कहा, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, डोंट वरी, मैं अभी वॉशरूम जाकर इसे साफ करके आती हूँ, इट्स ओके। अदिति इतना कह के तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसे अदिति वॉशरूम के अंदर पहुंची और वो दरवाजा बंद करके मुड़ी ही थी कि सामने लेडीज वॉशरूम में उसने किसी लड़के को देखा। उसे देखकर अदिति चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही लड़के ने अदिति को झट से अपनी तरफ खींचते हुए उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अदिति हैरान सी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। ये तो वही था, विराट रघुवंशी। उसे इस तरह अपने करीब देखकर अदिति खुद को उसकी मजबूत पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर अदिति हैरान थी कि विराट सामने था, वही लड़का जिसने उसकी स्कूटी को हिट किया था, जिससे अदिति की किस्मत बार बार टकरा रही थी।
विराट ने कुछ ना कहते हुए सिर्फ हल्का सा मुस्कुराते हुए अदिति की आंखों में देखा। दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। एक तरफ जहां अदिति गुस्से से विराट को घूर रही थी, वहीं दूसरी तरफ विराट अदिति की गहरी काली आंखों में शरारत के साथ देख रहा था। अदिति की खूबसूरत आंखें विराट को अपनी तरफ खींच रही थी। अदिति विराट के इतने पास आने से ही बेचैन सा महसूस कर रही थी, क्योंकि आज पहली बार वो किसी लड़के के इतना करीब थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। विराट का हाथ अब भी अदिति के मुंह पर होने के कारण अदिति को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसने जोर से विराट के हाथ पर काट लिया। अदिति की इस हरकत पर विराट दर्द से चीख उठा। जंगली बिल्ली कहेगी, ये क्या किया? अदिति ने, तुम्हारे जैसे लड़के से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम यहाँ लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो? और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आखिर चाहते क्या हो तुम? अदिति की बात सुनकर विराट ने अदिति के और ज्यादा पास जाकर शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, इस बात का जवाब तुम्हें थ्योरेटिकल चाहिए या प्रैक्टिकल? अदिति को विराट की बात समझ नहीं आई और उसने गुस्से और हैरानी से भरी नजरों से विराट के चेहरे की तरफ देखा। ये देखकर विराट ने अपने होठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए अदिति के कान में धीरे से कहा, मतलब ये कि थ्योरेटिकल ही सुनना चाहती हो तो यहाँ पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और उसके साथ क्या कर रहा था, इसके लिए तो जवाब प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा ना। इतना कहते हुए विराट अदिति की गर्दन के बेहद करीब आ गया था। विराट की गर्म सांसों को अदिति अपनी गर्दन पर महसूस करके सिहर उठी थी, लेकिन अगले ही पल उसने विराट को खुद से दूर करते हुए गुस्से के साथ कहा, दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की। और उसके बाद दरवाजे को जोर जोर से बजाते हुए अदिति हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। अदिति जल्द से जल्द इस वॉशरूम से बाहर निकल जाना चाहती थी, क्योंकि विराट के साथ अब एक पल भी वहां पर रहना अदिति के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अदिति को परेशान देखकर विराट काफी खुश था। बड़े ही स्टाइल से विराट ने अपनी रिस्ट वॉच पे एक नजर डाली और कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड तो अब आने से रही, लेकिन तुम चाहो तो इस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड बन सकते हो। एंड ये सिचुएशन, हम तुम एक कमरे में, ओह सॉरी, एक वॉशरूम में बंद हो। इतना कहकर विराट जोर जोर से हंसने लगा। विराट को हंसते देख अदिति का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। उफ, तुम्हारी ये फालतू की बातें ना अपने पास रखो और यहाँ से निकलने के लिए कुछ करो। विराट ने अदिति की ओर झुकते हुए कुछ अलग अंदाज से कहा, क्या करूं, तुम बता तो दो। अदिति उसे गुस्से से एक नजर देखते हुए फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। विराट बेफिक्र होकर अदिति को देख रहा था। दूसरी ओर दक्ष और काव्या अदिति का वेट कर रहे थे। अदिति को गए हुए काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए अब काव्या को भी घबराहट होने लगी। वो दक्ष के साथ अदिति को यहाँ वहां ढूंढने लगी। अदिति अब दरवाजा बजाते बजाते थक गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी वहां पर उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा था। तभी अचानक से किसी के कदमों की आहट सुनकर अदिति ने एक बार फिर कोशिश करते हुए आवाज लगाई। अदिति की आवाज इस बार गार्ड तक पहुंच गई और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। उसी वक्त वहां दक्ष और काव्या भी पहुंच गए। काव्या अदिति को देख उसके पास आने ही वाली थी कि अदिति के पीछे से विराट को बाहर आते देख काव्या के कदम रुक गए। दक्ष को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था कि अदिति किसी लड़के के साथ थी। गार्ड ने थोड़े गुस्से से ही विराट को देखते हुए पूछा, आप यहाँ लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हैं, जरा बताएंगे हमें। वॉचमैन की बात सुनकर अदिति को जानबूझकर धक्का देते हुए विराट ने वॉचमैन के गले में हाथ डालते हुए उसे कहा, अरे भाई, गर्लफ्रेंड है मेरी, अब जहाँ वो वहाँ मैं। इतना कहते हुए विराट ने आंख मारते हुए अदिति की तरफ देखा, जो उसे अब खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। विराट स्माइल करता हुआ वहां से आगे बढ़ गया। अदिति ने विराट के पीछे आते हुए गुस्से से कहा, गर्लफ्रेंड, और वो भी तुम्हारे जैसे लड़के की। अदिति आगे कुछ बोलती उसके पहले ही विराट ने जवाब दिया, नहीं हो तो बन जाओ, आई डोंट माइंड।
विराट की बातें सुनकर अदिति ने दक्ष के पास जाकर दक्ष का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और कहा, मेरा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी मेरे साथ है, सो प्लीज गेट लॉस्ट। विराट मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अदिति के मुंह से अपने लिए बॉयफ्रेंड सुनकर दक्ष को तो अपने ही कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। अब तक मुंह लटकाए हुए खड़े दक्ष के मन में लट्टू फूट रहे थे। वो अदिति को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जिसके सपने दक्ष ने देखे थे, आज वो खुद उसे अपना बॉयफ्रेंड कहकर अपने प्यार का इजहार कर रही थी। अदिति जाते हुए विराट को गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। अदिति ने जब विराट के सामने दक्ष का हाथ पकड़कर उसे अपना बॉयफ्रेंड कहा, बस उसी पल से ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उसके चेहरे की खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। दक्ष की बर्थडे पार्टी खत्म करके सब अपने अपने घर चले गए, पर दक्ष पर अभी भी अदिति के प्यार का खुमार छाया हुआ था। गाना गुनगुनाते हुए दक्ष ने घर के अंदर कदम रखा। दक्ष की दादी मालती सक्सेना समझ गई थी कि आज उनका पोता बहुत खुश है। दक्ष का इस पूरी दुनिया में अपनी दादी के अलावा और कोई नहीं था। दक्ष के माँ बाप की बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और इसलिए वो अपनी दादी के साथ रहा करता था। दादी ने दक्ष के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, आज कुछ खास हुआ है क्या? इससे पहले मेरा दक्ष इतना खुश तो कभी नजर नहीं आया। दादी की बात सुनकर दक्ष ने उनकी गोदी में सर रखते हुए कहा, हाँ दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ। दक्ष ने होटल की सारी बातें दादी को बताई। दक्ष के चेहरे पर खुशी देख दादी की आंखें नम हो गई थी। दादी ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, अरे हमको तो पहले से ही पता था कि तुम अदिति से प्यार करते हो। दादी की बात सुनते ही दक्ष ने दादी की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, पर कैसे दादी? मैंने तो आपको कभी बताया ही नहीं। दादी ने हंसते हुए कहा, अब क्या तुम सारी बातें हमें कह के समझाओगे? तुम्हारी आंखों में देखा है हमने अदिति के लिए कितना प्यार है। अरे हम तो अच्छी तरह जानते हैं अदिति ही तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी साबित होगी। और वैसे भी हमको तो ना अदिति बहुत पसंद है। दादी की इस रिश्ते के लिए हाँ मिलते ही दक्ष अदिति के साथ अपनी जिंदगी के सपने सजाने लगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वहीं दूसरी तरफ काव्या और अदिति अपने घर पहुंच गए थे। घर में सन्नाटा था तो वो समझ गई थी सुधा और मनोज जी सो गए हैं। दोनों दबे पांव अपने रूम में चली गईं। कुछ ही देर में दोनों चेंज करके अपने बेड पर लेटी और पार्टी के फोटो देख हंसते हुए बातें करने लगी। काव्या ने एक फोटो अदिति को दिखाते हुए कहा, दीदी ये देखो तुम्हारी ये वाली फोटो कितनी अच्छी आई है। तुम ना ऐसी हंसती रहा करो। अदिति काव्या की बात सुनकर मुस्कुराकर उसके पास बैठते हुए फोटो देखने लगी। काव्या और अदिति फोटो देख ही रही थी कि अचानक से काव्या के हाथ से किसी ने फोन खींच लिया। काव्या और अदिति सामने देखकर तुरंत खड़ी हो गई। पल में ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया जब उन्होंने सामने सुधा को देखा, जो फोन में काव्या और अदिति के पार्टी की फोटो देख रही थी। हर एक फोटो के साथ सुधा के चेहरे पे गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। काव्या गुस्से से सुधा की तरफ देख रही थी, लेकिन अदिति की आंखों में डर नजर आ रहा था। सुधा अब उसके साथ कैसे बर्ताव करने वाली थी, इस बात का अंदाजा उसे हो गया था। सुधा ने फोटो देखने के बाद काव्या और अदिति की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा। काव्या कुछ बोल पाती इससे पहले ही सुधा ने अदिति को जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से से चिल्लाई, क्या है ये सब? यही थी तेरी इमरजेंसी? शर्म नहीं आती झूठ बोलने में, हैं? सुधा गुस्से से आग उगल रही थी। काव्या ने आगे बढ़ते हुए शांति से कहा, माँ हमारी बात तो सुनो। काव्या की बात को नजरअंदाज करते हुए सुधा ने अदिति का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे नीचे ले आई। अदिति रोने लगी थी। गलती तो उसने की थी झूठ बोलकर। काव्या सुधा को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर सुधा का गुस्सा अब 7वें आसमान पे पहुंच गया था।
अदिति को नीचे लाकर सुधा ने उसे सामने की ओर ढकेल दिया और मनोज जी को आवाज लगाई। अजी सुनते हो? बड़े इस महारानी की तारीफ किया करते हो ना? लो अब देख लो जरा आपकी लाडली ने क्या किया है। आज झूठ बोल के पार्टी करने चली गई, कल क्या पता किसी लड़के का हाथ पकड़कर भाग जाए हैं? सुधा जोर जोर से बोल रही थी, जिसके कारण मनोज जी भी रूप से बाहर आ गए। सुधा का गुस्सा देख उन्हें पता चल गया कि सुधा ने काव्या और अदिति का झूठ पकड़ लिया है। मनोज जी ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, क्या हुआ भाग्यवान, क्यों रात के समय चिल्ला रही हो? अरे जो भी बात है कल कर लेंगे, जाओ सब जाकर सो जाओ। मनोज जी की बात को काटते हुए सुधा ने कहा, बड़े आए कल बात करने वाले। आपके लाड प्यार से ही ये और बिगड़ती जा रही है। इसके खानदान का पता नहीं, पर मैं अपने खानदान का नाम और बदनाम नहीं करना चाहती। न जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जो ये मेरे घर में आ गई। सुधा की बात सुनकर अदिति जोरों से रो पड़ी। जितना वो बात को संभालने की कोशिश कर रही थी, बात उतनी ही बिगड़ रही थी। अदिति ने हिम्मत जुटाते हुए सुधा का हाथ पकड़कर कहा, मामी मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अदिति आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सुधा ने अदिति का हाथ झटक कर उसे ढकेल दिया, जिसके कारण अदिति नीचे गिर गई। काव्या ने आगे आकर अदिति को संभालते हुए गुस्से से सुधा से कहा, बस करो माँ, और कितना नीचे गिरोगी? कभी तो अपने अंदर की ममता को जगाओ। तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण हमें झूठ बोलना पड़ा। काव्या की बात सुनकर सुधा और आग बबूला हो गई और काव्या के पास आकर उसे भी एक थप्पड़ मारा। काव्या चौंक पड़ी। आज पहली बार सुधा ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। सुधा काव्या को झंझोड़ते हुए कहने लगी, तू मेरी ममता पे आज सवाल उठा रही है, जिसने तुझ जैसी लड़की को माँ का प्यार दिया? मनोज जी शायद समझ चुके थे कि सुधा अब क्या कहने जा रही थी और इसीलिए वो सुधा को रोकने की कोशिश करने लगे। सुधा बस करो, बात का बतंगड़ मत बनाओ। सुधा ने मनोज जी की बात सुनकर काव्या की तरफ देखकर कहा, क्यों डर गए क्या? इसे भी तो आज पता चले कि ये कौन है, किसका खून है ये। बताओ इसे कि मैं ना होती तो कहीं अनाथ आश्रम में पड़ी होती, पर आज देखो जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। सुधा ने आज गुस्से में बहुत बड़ी बात कह दी थी। काव्या आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी माँ का चेहरा देखे जा रही थी और मनोज जी अपनी नजरें नीचे झुकाए चुपचाप खड़े थे। किचन में पानी पी रही अदिति के हाथ से गिलास छूटकर गिर पड़ा। सुधा की बात सुनकर काव्या हैरान हो गई। वो मन में सोचने लगी कि अभी जो उसने सुना था क्या वो सच था या फिर काव्या को कोई गलत फहमी हो गई थी। सुधा के कहे शब्द खौलते लावा की तरह काव्या के कानों में पड़ रहे थे। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह चला था। काव्या ने हिम्मत जुटाते हुए नर्म आवाज में सुधा से पूछा, माँ तुम क्या कह रही हो? गुस्से में कुछ भी बोल देती हो। हम तुम्हारी और पापा की बेटी हैं। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो ना? काव्या की बात सुनकर सुधा ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, मैंने झूठ नहीं बल्कि सच कहा है, जो शायद मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तेरी जबान पे लगाम तो लग जाती। यही सच है कि तू मेरी औलाद नहीं है। तुझे तेरे पापा कहाँ से लाए मुझे नहीं पता। किसी और का बोझ मेरे मत्थे मर दिया। और तू अब आइंदा से बात करते समय इस बात का ध्यान रखना, बेटी मानती हूँ पर तू बेटी नहीं है। जो कुछ भी बोलेगी और मैं सुनती रहूंगी। सुधा अपने मन की भड़ास निकाल कर वहां से चली गई। सुधा ने जो भी कहा, इस बात का काव्या पर बहुत बुरा असर पड़ा। काव्या चुपचाप नीचे जमीन पर बैठ गई। जोरों से रोने का मन कर रहा था, पर मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। पल भर में ही उसके सारे नाते पराये हो गए थे। मनोज जी तो बेबस होकर ये सब देख रहे थे। बात इतनी बढ़ेगी इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं था।
घड़ी के कांटे आगे बढ़ते जा रहे थे, पर सुधा की बात ने सबकी नींद उड़ा दी थी। अदिति ने काव्या की हालत देखकर उसे संभालने की कोशिश करते हुए काव्या को गले लगाया। अदिति को भी इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। अदिति के लिए भी ये सब बातें उतनी ही चौंकाने वाली थी जितनी कि काव्या के लिए। काव्या अदिति से गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। काव्या ने रोते हुए अदिति से कहा, दीदी, आज देखो ना, माँ ने गुस्से से क्या कह दिया। हमें अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर दिया। क्या हम सच में उनकी बेटी नहीं है क्या? हाँ? काव्या की बात सुनकर अदिति का दिल तड़प उठा। अदिति खुद कुछ नहीं जानती थी तो काव्या को भला क्या जवाब देती। काव्या की नजर सामने बैठे मनोज जी के ऊपर पड़ी, जो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। काव्या ने अदिति से दूर होते हुए झट से उठकर अपनी आंखें पोंछ ली और मनोज जी के पास जाकर उनके पैरों से लगकर बैठ गई। बहुत कुछ पूछना था उसे अपने पापा से, पर कहां से शुरू करे यही समझ नहीं आ रहा था। मनोज जी काव्या के सर पे प्यार से हाथ फेर रहे थे। उनके लिए तो वो उनकी सगी बेटी से भी बढ़कर थी, पर सुधा की बात ने आज उनके प्यार और रिश्ते पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। काव्या के मन में उठे सवालों को मनोज जी अच्छे से जानते थे। काव्या की हालत देखकर उनकी आंखें भी भर आई थी। काव्या ने बड़े आशा के साथ मनोज जी को देखते हुए कहा, पापा, क्या सच में हम आपकी बेटी नहीं है? क्या आप हमारे पापा नहीं हैं? ये घर, ये रिश्ते, क्या ये सब हमारे नहीं है? आपने हमें गोद लिया था या फिर कहीं से उठाकर? काव्या आगे बोल ही नहीं पाई और पूछते पूछते ही रो पड़ी। आज अपने ही घर में पराई हो गई थी। वो घर जिसे वो अपना कह रही थी, असल में वो उसका था ही नहीं। ये सोचकर ही रोना आ रहा था। अदिति तो दूर से ही उन्हें देख रही थी। उनके पास जाने की शायद उसमें भी हिम्मत नहीं थी। काव्या के सर से प्यार से हाथ फेरते हुए मनोज जी ने काव्या से कहा, बेटी, कोई कुछ भी कहे, सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है और तुम हमेशा ही मेरी बेटी रहोगी। रिश्ते हमेशा खून के ही होने चाहिए, ऐसा तो नहीं ना? हमारा रिश्ता तो दिल से जुड़ा है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। तुम कल भी मेरी बेटी थी और आज भी मेरी बेटी हो। हमारा रिश्ता वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। अदिति और तुम इस घर की मेरी बिटिया थी और हमेशा रहोगी। मनोज जी की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आई, पर फिर भी कुछ सवाल थे जिनका जवाब मिलना जरूरी था। इसीलिए काव्या ने मनोज की आंखों में देखते हुए पूछा, पर पापा, आखिर हम किसकी बेटी हैं? हमारी पहचान क्या है? काव्या की बात सुनकर मनोज ने काव्या का हाथ अपने हाथों में लिए काव्या से कहा, आज के बाद तुम कभी इस बात को नहीं पूछोगी। इस बात का वचन दो मुझे। तुम मेरी बेटी हो, यही तुम्हारी पहचान है। काव्या ने हाँ में सिर हिलाया और आंसू भरे आंखों से मनोज जी को गले लगाया, पर अपने अंदर उठे तूफान को शांत नहीं कर पाई और तुरंत उठकर ऊपर की ओर भाग गई। काव्या के जाते ही मनोज जी मानो बिखर पड़े। मनोज जी को वो रात याद आ गई जिस रात काव्या का जन्म हुआ था। मनोज जी मन में ही सोचने लगे, काश उस रात उसका कॉल नहीं आया होता तो काव्या यहां नहीं होती। 30 साल पहले लिए हमारे फैसले से काव्या की जिंदगी बदल गई। मैं उसे ना भी नहीं कह पाया, वो हम दोनों की जिम्मेदारी बन गई। इस कारण काव्या को घर लाना पड़ा।
मुझे कभी नहीं लगा था कि सुधा इस बात का जिक्र कभी करेगी। मनोज जी अपने ही ख्यालों में खोए थे, तभी वहां अदिति ने आकर उनके पास बैठते हुए धीरे से कहा, मामा जी। मनोज जी ने अदिति की आवाज सुनकर उसकी ओर देखा। अदिति आज पहली बार अपने मामा की आंखों में आंसू देख रही थी। अदिति ने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछते हुए उनसे कहा, मामा जी, आप चाहे तो मुझे बता सकते हो, आखिर क्या हुआ था? शायद आपके मन का बोझ थोड़ा कम हो जाए। अदिति की बात सुनकर मनोज जी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया, कुछ राज ऐसे होते हैं जो हम चाह कर भी किसी को बता नहीं सकते। मैंने भी किसी को वचन दिया है कि काव्या के जन्म का राज कभी किसी के सामने नहीं आने दूंगा। तुम बस इतना समझ लेना कि मैं किसी के वचन से बंधा हुआ हूं। मुझे माफ करना बेटी, मैं चाह कर भी तुम्हें बता नहीं सकता। इतना कह के मनोज जी वहां से चले गए। आज सुबह से ही मिश्रा निवास में सन्नाटा छाया हुआ था। मनोज जी जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। अदिति रोज की तरह अपना काम कर रही थी। कल जो भी हुआ, क्या वो सच था? ये सवाल बार बार उसके दिमाग में चल रहा था। काव्या शांत थी, उसका चेहरा उतरा हुआ था। रोज की तरह उसका हंसी मजाक आज नहीं चल रहा था। अदिति और काव्या को इस तरह चुपचाप देखकर सुधा ने कहा, कोई मरा नहीं है घर में जो तुम सब मातम मना रहे हो। तुम्हारा नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। सीधे से रहना है तो रहो, वरना निकलो यहाँ से। सुधा ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा। लेकिन सुधा की बात पर आज अदिति और काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और काव्या अपने कॉलेज और अदिति हॉस्पिटल चली गई। दोपहर के लगभग 12 बजे के बीच दरवाजे की बेल बजी। सुधा घर में अकेली ही थी। अब कौन आया होगा? इसी विचार के साथ सुधा ने झुंझलाते हुए दरवाजा खोला। सामने दक्ष की दादी मालती जी खड़ी थी। सुधा ने अजीब नजरों से देखते हुए दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी नजरें मालती जी के ऊपर जमाते हुए पूछा, कुछ काम था जो आज हमारे घर का रास्ता दिखा है? मालती जी सुधा का स्वभाव जानती थी। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। दक्ष के मुंह से कई बार सुधा की तारीफ जो सुनी थी। मालती जी ने थोड़ी झिझक के साथ सुधा से पूछा, क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? मालती जी की बात सुनकर सुधा ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया और मन ही मन उनके आने की वजह के बारे में सोचने लगी। मालती जी ने हर तरफ देखा, सुधा के सिवा घर में कोई नजर नहीं आया। सुधा ने उन्हें बैठने को कहा, लेकिन सुधा अभी भी समझ नहीं पाई थी आखिर आज मालती जी उसके घर क्यों आई थी। सुधा के मन की बात समझते हुए मालती जी बोली, हमें घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, इसलिए हम साफ साफ ही बताते हैं। दरअसल हम आज अपने पोते दक्ष का रिश्ता आपकी अदिति के लिए लेकर आए हैं। दक्ष की दादी मालती सक्सेना की बात सुनकर सुधा की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। सुधा का चेहरा देखकर मालती जी समझ गई कि सुधा शायद इस बात से राजी नहीं होगी। सुधा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अदिति की शादी के बारे में अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। कई रिश्ते तो आए हैं पर अभी तक कुछ तय नहीं किया। मालती जी सुधा को समझाते हुए बोली, सुधा, हमारा पोता दक्ष अदिति से प्यार करता है और हमें ऐसा लगता है अदिति भी दक्ष को चाहती है। अगर दोनों की शादी होगी तो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। आप भी अदिति को खुश ही देखना चाहती होंगी ना? सुधा मालती जी की बात सुनकर मन में ही सोचने लगी, महारानी अब प्यार भी करने लगी हैं। माँ के नक्शे कदम पे ही चलने का सोच रही है। मैं भी देखती हूँ वो कैसे खुश रहती है। सुधा को चुप देखकर मालती जी ने कहा, क्या हुआ, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? सुधा ने उनकी बात सुनकर अकड़ के साथ जवाब दिया,
मुझे कोई एतराज तो नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। अगर आपको मंजूर हो तो बोलो, फिर आगे की बात करते हैं। सुधा की बात सुनकर मालती जी ने तुरंत सुधा से उसकी शर्त पूछ ली। सुधा ने बिना हिचकिचाए अपनी शर्त मालती जी के सामने रख दी। तो आपको मुझे हर महीना 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। अरे भाई, कमाने वाली बहू मिलने वाली है आपको, पर हमारा तो नुकसान होगा ना। और सुधा कभी घाटे का सौदा नहीं करती, ये तो आप जानती ही होंगी। तो फिर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना दरवाजा खुला है। सुधा का लालची स्वभाव मालती जी को पता था, पर वो इतना नीचे गिर जाएंगी कि अपनी भांजी का सौदा करेंगी, ये वो नहीं जानती थी। इतनी लालची औरत के घर में अपने पोते का रिश्ता करने के लिए मालती जी का मन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन अपने पोते दक्ष का खुशी से मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करते ही उन्होंने सुधा की शर्त मानने के लिए अपने मन कि वो काले रंग की कार उस बुजुर्ग को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और इसीलिए अदिति ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। इससे पहले कि अदिति कुछ करती, वो कार उस बुजुर्ग शख्स के बहुत पास आ गई। लेकिन शायद ड्राइवर ने अदिति को वहां पर देख लिया था, इसीलिए वो उस बुजुर्ग को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन कार की हल्की सी टक्कर लगते ही वो बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़ा। अदिति जल्दी से अपनी कार से उतरकर उस बुजुर्ग शख्स के पास गई। अदिति ने देखा वो लगभग 55 साल का कोई बुजुर्ग था। पहनावे से वो काफी पैसे वाला नजर आ रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था। घबराहट की वजह से उसका चेहरा पसीने से तर-बतर था और हाथ पैर कांप रहे थे। अदिति को देखते ही उसने अपनी छाती पर हाथ रखकर कुछ कहने की कोशिश की, पर तभी अचानक से वो बेहोश हो गया। अदिति को समझने में वक्त नहीं लगा कि उस बुजुर्ग की छाती में दर्द हो रहा था, और एक डॉक्टर होने के नाते इस वक्त उनको संभालना अदिति की जिम्मेदारी थी। चारों तरफ अंधेरा और सुनसान सड़क होने के कारण वहां पर मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अदिति की नजर उनके फोन पर गई, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। फोन पर दूसरी तरफ से किसी की लगातार आवाज आ रही थी। दूसरी तरफ से एक शख्स बार बार पूछ रहा था, क्या हुआ है साहब? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप ठीक तो है साहब? अदिति ने तुरंत फोन उठाते हुए कहा, हेलो, मैं डॉक्टर अदिति बोल रही हूँ। अभी आप जिनसे बात कर रहे थे, दरअसल उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उन्हें लेकर सहारा हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ। आप जल्दी से वहाँ आ जाइए। इतना कहकर अदिति ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस वक्त उस बुजुर्ग को इलाज मिलना बहुत ज़रूरी था। जैसे तैसे सहारा देकर अदिति ने उस बुजुर्ग को अपनी गाड़ी में पीछे की सीट पर लिटा दिया और अपनी कार फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ भगाई। पूरे रास्ते अदिति उस बुजुर्ग के लिए प्रार्थना कर रही थी। एक कुशल कार्डियोलॉजिस्ट होने की वजह से अदिति को ये समझते देर नहीं लगी थी कि ये हार्ट अटैक का मामला था। लेकिन सवाल ये भी था कि आखिर कोई उनकी जान क्यों लेना चाहता था। इन्हीं सब ख्यालों में उलझती अदिति जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, उसने तुरंत वार्ड बॉय को आवाज दी, और वार्ड बॉय के आते ही अदिति ने उसे इमरजेंसी के बारे में बताया। वार्ड बॉय, कम फास्ट, इट्स इमरजेंसी, क्विक क्विक, फास्ट, तुरंत आईसीयू रेडी करो, मैं भी आती हूँ। अदिति को देखते ही रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या हुआ है मैडम, कौन है ये? अदिति ने जल्दबाजी में जवाब दिया, कुछ नहीं, अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे, आईसीयू में एडमिट कर रही हूँ, कोई आए इनके घर से तो इन्फॉर्म कर देना। रिसेप्शनिस्ट से बात करके अदिति तुरंत आईसीयू वार्ड में पहुंच गई। उस बुजुर्ग शख्स की तबीयत नाजुक थी। अदिति अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रही थी। उनका मेडिकल बैकग्राउंड पता नहीं होने के कारण अदिति को उनके सारे टेस्ट करने थे। उनके ब्लड सैंपल लैब भेजे जा चुके थे।
अदिति अपनी तरफ से उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी बाहर लगभग 45 साल की उम्र के आसपास का एक व्यक्ति रिसेप्शन पर आया और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, जी मेरा नाम महेश बाजपेयी है। अभी कोई एक्सीडेंट का केस आया है ना? मैं उनका मैनेजर हूँ। डॉक्टर अदिति ने मुझे बताया कि वो उन्हें इस हॉस्पिटल में लाने वाली हैं। रिसेप्शनिस्ट ने आईसीयू की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी सर, वो डॉक्टर अदिति उन्हें आईसीयू में ट्रीट कर रही हैं। आप कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। इतना क्या? बार बार महेश किसी को फोन कर रहा था, पर शायद जिसे वो फोन कर रहा था वो इंसान उसका फोन उठा नहीं रहा था। महेश के चेहरे पर बेचैनी और घबराहट नजर आ रही थी। अचानक दरवाजा खुला और महेश ने अदिति को बाहर आते हुए देखा। अदिति को देखते ही महेश उसकी तरफ गया और आईसीयू के अंदर झांकते हुए पूछा, क्या हुआ है सर? अब ठीक तो है ना? अदिति ने महेश की बात को इग्नोर करते हुए नर्स को इंस्ट्रक्शन दिया, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो, वक्त बहुत कम है, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। नर्स भागते हुए ही ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली गई। महेश ने माथे से पसीना पोंछते हुए अदिति के चेहरे की तरफ देखा और उससे दोबारा सवाल किया, मैं महेश हूँ, अमित जी का मैनेजर। अंदर जिनका इलाज चल रहा है वो अमित जी मेरे साहब हैं, वो ठीक तो है ना? महेश की बात सुनकर अदिति ने धीरे से कहा, देखिए उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। एक्चुअली इट्स हार्ट अटैक। उनका तुरंत ऑपरेशन नहीं करवाया तो शायद हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, लेकिन सर्जरी से पहले आपको उस फॉर्म पर साइन करना होगा। अदिति की बात सुनकर महेश ने हड़बड़ाते हुए अदिति को बताया कि वो ये फैसला नहीं ले सकता था। इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ उनका बेटा ही ले सकता था। उनके बेटे के आने के बाद ही वो इस बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं। महेश की बात सुनकर अदिति ने उसे अमित जी के बेटे को कॉल करने के लिए कहा, ताकि फोन पर उसे सब बता के ऑपरेशन शुरू किया जा सके। महेश बार बार अमित जी के बेटे को फोन लगा रहा था, पर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अदिति की नजरें घड़ी पर थी। वक्त बीतता जा रहा था और अमित जी की तबीयत खराब होती जा रही थी। तभी एक नर्स ने अदिति को घबराते हुए बताया, पेशेंट की हार्ट बीट लगातार कम होती जा रही है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। नर्स की बात सुनकर अदिति ने एक नजर मैनेजर महेश बाजपेयी के चेहरे की तरफ डाली और फिर बिना कुछ कहे भागते हुए अंदर चली गई। लेकिन सामने लगे हार्ट बीट के मॉनिटर पर नजर पड़ते ही अदिति के होश उड़ गए। अदिति आंखें फाड़ कर मॉनिटर की तरफ देखे जा रही थी। उस मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा था कि अमित जी की हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही थी और उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। अदिति को जल्दी ही कोई डिसीजन लेना था। उन्हें समझाना पड़ेगा कि उनके पापा इस वक्त किस हालत में हैं। मैनेजर महेश ने एक बार फिर से अमित जी के बेटे को फोन लगाया और इस बार उधर से किसी ने कॉल उठाया। महेश ने जल्दी से कहा, आप जल्दी से सहारा हॉस्पिटल आ जाइए, साहब की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन उधर से एक लड़की की आवाज आई। लड़की की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद से जागी हो। कौन बोल रहे हैं आप? बाद में कॉल करिएगा। और वो ना अभी सो रहा है, होश में नहीं है। कल रात को ज्यादा नशा हो गया था उसे। ओके बाय। इससे पहले अदिति या मैनेजर महेश कुछ कहते, उस लड़की ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उस लड़की की आवाज और उसकी बातें सुनकर साफ पता चल रहा था कि अमित जी का बेटा इस वक्त किस हालत में था और किसके साथ था। अदिति हैरान थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अभी अमित जी के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी था। इसीलिए अदिति ने महेश से कहा, मैं अपने पेशेंट की जान खतरे में नहीं डाल सकती। पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है और अगर अब भी ऑपरेशन नहीं किया तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे।
एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने पेशेंट को इस तरह खतरे में नहीं छोड़ सकती। महेश का कोई जवाब सुने बिना अदिति तेज कदमों से चलकर आईसीयू में पहुंच चुकी थी। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि पेशेंट की फैमिली ने ऑपरेशन की परमिशन दी थी या नहीं। अब उसे हर हाल में अपने पेशेंट यानी कि अमित जी की जान बचानी थी। अदिति अमित जी के पास थी। उनकी हालत देख एक बार के लिए अदिति बहुत इमोशनल हो गई थी। अमित जी ने थरथराते हाथों से अदिति को उसे अपने पास बुलाया और कहा, उसे बुलाओ, मुझे उसे देखना है। इतना कहते ही वो फिर से दर्द से तड़पने लगे। इतना कहकर अदिति अपने कैबिन की तरफ चली गई। अदिति अब थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। अमित जी की चिंता के कारण उसे याद नहीं रहा कि उसने दोपहर से कुछ खाया नहीं था, पर अब उसे थकावट महसूस हो रही थी। सिर चकराने लगा था। अपने कैबिन में आते ही ऑपरेशन थिएटर के कपड़े और मास्क हटाकर अदिति थक हार कर अपनी चेयर पर आंखें बंद करके बैठ गई। आंखें बंद करते ही थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ। अदिति के मन में बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा था, आज उसने सही वक्त पर ऑपरेशन का डिसीजन नहीं लिया होता तो अमित जी को बचा पाना लगभग नामुमकिन था। अपने सामने रखी अपने माँ पापा की तस्वीर को देखते हुए होटल के वॉशरूम में हुई थी। महेश की बात सुनकर विराट का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा, किसकी परमिशन से उसने मेरे पापा का ऑपरेशन किया? वो डॉक्टर कुछ भी कहेगी और मैं मान लूंगा। पापा को कभी बुखार तक नहीं आया और ये कह रही है कि उन्हें दिल की बीमारी है। अपनी गलती छुपाने के लिए उसने मेरे पापा के साथ ये सब कर दिया। उस डॉक्टर को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। पहले तो अपनी कार से एक्सीडेंट करती है और फिर बिना घर वालों की परमिशन के ऑपरेशन। मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना तो मैं पूरे हॉस्पिटल को जलाकर राख कर दूंगा। कहाँ हो डॉक्टर अदिति? बाहर आओ, तुम्हें तो मैं जेल की हवा खिलाऊंगा। बाहर हॉस्पिटल में जो कुछ भी तमाशा बोलते जा रहे हो। अरे चुप हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जवाब देना नहीं आता है। जानते क्या हो तुम जो बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट। अदिति आगे कुछ कहती तभी एक नर्स भागते हुए आई और उसने अदिति को बताया, मैम वो आईसीयू में पेशेंट को होश आ रहा है। अदिति तुरंत अपना एप्रन उठाकर विराट को एक तरफ धक्का देते हुए कैबिन से बाहर निकल गई। विराट भी तेज कदमों से चलकर अदिति के पीछे पीछे गया। अदिति आईसीयू में जाकर अमित जी का चेकअप करने में बिजी हो गई। अमित जी हल्की हल्की सी आंखें खोलकर देख रहे थे। मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगाया था। अमित जी ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और सामने अदिति का चेहरा देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अदिति ने उनकी हार्ट बीट चेक करते हुए बड़े प्यार से कहा, डोंट वरी अंकल, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। चिंता की कोई बात नहीं है और बहुत जल्द आप पहले की तरह घूमने फिरने लगोगे। अदिति की बात सुनकर अमित जी धीरे से मुस्कुरा दिए। इसी बीच विराट भी वहां पर पहुंच गया था। अपने पापा को इस हालत में देख उसकी आंखें भर आई थी। उसने धीरे से अमित जी के पास जाकर उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। विराट को अपनी नजरों के सामने देख अमित जी भी इमोशनल हो गए थे। थरथराते हाथ और अमित जी के पेपर पर ये शब्द लिख देने के बाद विराट का शक अब यकीन में बदल चुका था। विराट के मन में अदिति को लेकर तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसे अब किसी भी हाल में अदिति से अपने पापा की हालत का बदला लेना था और विराट ने मन ही मन ये डिसाइड कर लिया था कि वो अदिति के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देगा। लेकिन अभी विराट के लिए उसके पापा की तबीयत में सुधार आना ज्यादा जरूरी था। इस वजह से वो चुप बैठा था। विराट नफरत भरी नजरों से अदिति के चेहरे की तरफ देख रहा था और अदिति
मन ही मन ये सोचकर खुश थी कि उसने अमित जी को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया था। अमित जी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। विराट अपने पापा को गहरी नींद में सोता देखकर उनके वार्ड से बाहर आया और मैनेजर महेश के पास आकर उनसे कहा, आप हमारे लॉयर को फोन लगाइए अंकल, मुझे अभी इसी वक्त उस घमंडी डॉक्टर अदिति के ऊपर केस करना है। आज उसकी वजह से मेरे पापा की ये हालत हुई है। मैं इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैनेजर महेश ने जैसे ही विराट की बात सुनी, उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई और विराट को समझाने के अंदाज में उसने विराट के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा हमारी बात मानो तो इस बात को यहीं खत्म करो। जो हुआ सो हुआ। भगवान का शुक्र है साहब की तबीयत अब ठीक हो रही है, फिर इस बात को बढ़ावा देने का क्या फायदा। और ये भी तो सच है ना, उस डॉक्टर अदिति ने ही साहब का इलाज किया है। विराट ने हैरानी से देखते हुए मैनेजर महेश से पूछा, अंकल ये आप कह रहे हो अगर पापा को कुछ हो जाता तो? आप कह रहे हो मैं भूल जाऊं इतनी बड़ी बात को? मुझसे ये नहीं होगा। विराट अपनी बात पर अड़ा हुआ था, पर मैनेजर महेश उसे बार बार पुलिस केस करने के लिए मना कर रहा था। जब से विराट को यह पता चला कि अदिति ही उसके पापा अमित रघुवंशी की इस हालत की जिम्मेदार थी, वो मन ही मन अदिति से बदला लेने और उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहा था। और इसीलिए विराट एक बार फिर डॉक्टर अदिति के कैबिन के बाहर जा पहुंचा, जहां पर बहुत सारे पेशेंट की लाइन लगी थी। वो सब डॉक्टर अदिति से अपना चेकअप करवाने के लिए आए थे। ये देखकर विराट ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उन पेशेंट से कहा, लगता है आप लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है, इसीलिए इस जैसी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने आए हैं। ये जो डॉक्टर अदिति शर्मा है ना, अपने पेशेंट की जान के साथ अच्छी तरह से खिलवाड़ करना जानती है। बिना घर वालों की परमिशन के, बिना मेडिकल हिस्ट्री जाने ये डॉक्टर साहिबा लोगों का इलाज करती हैं। विराट ने हॉस्पिटल में अदिति के कैबिन के बाहर अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया था। अदिति लगातार विराट को ये सब करने से मना कर रही थी। जब अदिति और हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे रोकने की कोशिश की तो विराट ने हॉस्पिटल की चीजों को यहाँ वहाँ फेंकना शुरू किया। विराट का ऐसा बर्ताव देखकर मेडिकल स्टाफ घबरा गया। अदिति ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप इट विराट, पागल हो गए हो तुम क्या? ये सब क्या कर रहे हो? अदिति को कोई जवाब दिए बिना गुस्से में तमतमाया हुआ विराट अपने पापा के रूम में पहुंच गया और उनके हाथ में लगी हुई सलाइन की ड्रिप को निकालने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा करते देख अदिति दंग रह गई। विराट अपने दोनों हाथों में अमित जी को उठाने की कोशिश कर रहा था। अदिति विराट का ये बिहेवियर देखकर अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पा रही थी। अमित जी की सेहत के लिए विराट की इन हरकतों को रोकना जरूरी था। अदिति ने चिल्लाते हुए विराट से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? विराट मैं कहती हूँ छोड़ो उन्हें। लेकिन जब विराट नहीं माना तो अदिति ने विराट को अमित जी से दूर धक्का दिया और एक नजर अमित जी के चेहरे की तरफ देखा जो अभी भी बेहोशी की हालत में थे। अदिति के धक्का देने की वजह से विराट कुछ कदम दूर चला गया था। अदिति ने अमित जी को फिर से ड्रिप लगाकर सही तरीके से बेड पर लिटा दिया और उनका चेकअप करने के बाद विराट की तरफ देखकर कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे ऐसा करने से उनकी जान जा सकती है? क्या चाहते क्या हो तुम? अपने पापा की जान लेना चाहते हो? अदिति की बात सुनकर विराट ने आगे बढ़ते हुए अदिति की बात का जवाब दिया, ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो। न मुझे तुम पे भरोसा है, न ही तुम्हारे इस हॉस्पिटल पे। मैं अपने पापा को कहीं और ले जाऊंगा, मैं उन्हें यहाँ नहीं रहने दे सकता। विराट आगे बढ़ ही रहा था कि अदिति ने विराट को पीछे रहने के लिए कहा। अदिति गुस्से से विराट को चेतावनी दे रही थी, जब तक अमित जी ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। विराट अभी भी गुस्से में था। विराट अदिति को इग्नोर करते हुए अपने पापा की तरफ बढ़ा और सामने खड़ी अदिति को जोर से धक्का दिया, जिस कारण अदिति गिरते गिरते बच तो गई, पर उसका सर दीवार पर टकरा गया। चारों तरफ हो रहे शोर शराबे को सुनकर दक्ष अचानक से वहां पर पहुंच गया और उसने अदिति को संभाल लिया। दक्ष को वहां देखते ही विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, हो अच्छा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी यहीं पर है?
मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर? वैसे एक बात बताओ डॉक्टर अदिति, यहाँ रहकर तुम दोनों पेशेंट का इलाज करते हो या फिर तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? विराट की ये बात सुनकर अदिति का दिल नफरत से भर चुका था, लेकिन वो इस वक्त उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ना तो ये जगह सही थी और ना ही सही वक्त। इसीलिए अदिति ने गुस्से से विराट को कहा, लुक मिस्टर विराट, आई डोंट थिंक मुझे तुम्हारी इस तरह की किसी भी बात का जवाब देना चाहिए। और रही बात तो मेरे पेशेंट की, तो उनके ठीक होने के बाद लेकिन इससे पहले कि कुछ बहुत गलत हो जाता, अचानक से उस शख्स के हाथ रुक गए। उसकी पकड़ अमित जी के चेहरे पर ढीली पड़ गई, क्योंकि उसने बाहर से आते हुए किसी के कदमों की आहट को सुन लिया था। दरअसल विराट अपने पापा के रूम की तरफ आ रहा था। रूम के पास आते ही विराट को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो तेज कदमों से अमित जी के कमरे के अंदर दाखिल हुआ। विराट के अचानक वहां पर आ जाने से वो हत्यारा घबरा गया और पलटकर दरवाजे के बाहर पहरा देकर फिर से उन्हें ठीक से बेड पर लेटाया और दरवाजे के पास जाकर गुस्से से नर्स को आवाज देने लगा। विराट को इस तरह चिल्लाते देख नर्स घबरा कर वहां पर आई और उसने अमित जी को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर पहले हुए हमले की वजह से उनकी तबीयत अब फिर से बिगड़ने लगी थी। मौके की नजाकत को देखते हुए नर्स ने जल्दी से अदिति को फोन करके हॉस्पिटल आने के लिए कहा। विराट गुस्से से बेकाबू हो गया था। जैसे ही अदिति हॉस्पिटल पहुंची, उसे देखकर विराट का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। उसने अदिति के कंधों पर हाथ रखकर उसे जोर से हिलाते हुए चिल्लाकर पूछा, क्या यही है तुम्हारे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी? कोई भी आकर मेरे पापा पर जानलेवा हमला करेगा और तुम्हारा स्टाफ आराम से सोता रहेगा? दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? रियली? तुम इस तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हो? वाओ! अदिति ने विराट का हाथ अपने कंधे पर से झटक कर हटाते हुए कहा, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मुझे मेरा काम करने दो। एक मिनट पेशेंट के लिए रिस्की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर विराट रघुवंशी, मुझे जाने दो। अदिति विराट को इग्नोर करके सीधा अमित जी के वार्ड में पहुंच गई, जहां पहले से ही उसके सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे। विराट ने फ्रस्ट्रेशन में गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। विराट के हाथ को जोर से चोट लग गई थी, लेकिन इस वक्त उसे अपनी चोट की परवाह नहीं थी। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, डॉक्टर अदिति, तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और इस अदिति के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करता हूँ। अमित रघुवंशी पर हुए अटैक की खबर सुनकर महेश भी वहां पहुंच चुका था। विराट की बात सुनकर मैनेजर महेश ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, पुलिस के मामले में पड़ना ठीक नहीं। साहब की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो वो परेशान हो जाएंगे। आप समझने की कोशिश करिए। महेश के बार बार कोशिश करने के बाद विराट ने उनकी बात मान ली और महेश को अपने पापा का ख्याल रखने के लिए कहकर विराट फिर से हॉस्पिटल से बाहर चला गया। अपने पापा की चिंता और अब उन पर हुआ ये जानलेवा हमला, ये दोनों बातें विराट को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई उसके पापा की जान क्यों लेना चाहता है। वहीं ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अदिति को अमित जी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत महसूस हुई, पर उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। अदिति ने मैनेजर महेश को बुलाकर कहा, विराट को बुलाइए, हमें ब्लड की जरूरत है। महेश ने धीरे से जवाब दिया, वो मैडम, छोटे साहब तो यहाँ नहीं है, मैं उनको कॉल करता हूँ। महेश का जवाब सुनकर अदिति ने परेशान होते हुए कहा, आपके छोटे साहब? इसके जैसा लापरवाह इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कोई जरूरत नहीं है कॉल करने का, हमारे पास वक्त नहीं है। अदिति वार्ड में लौट आई और सिचुएशन को संभालते हुए अदिति ने सीनियर डॉक्टर्स को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मेरा ब्लड ग्रुप इनसे मैच करता है, आप इन्हें मेरा ब्लड चढ़ा दीजिए। अमित जी की जान बचाने के लिए अदिति ने ये डिसीजन ले लिया था। अदिति की बात को मानते हुए उसका ब्लड अमित जी को चढ़ाया गया। अमित जी को बचाने की कोशिश में अदिति के साथ पूरे डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई थी। एक तरफ जहां अदिति अमित जी का इलाज कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के गेट से कमल राज सिंह ने अपने कदम सहारा हॉस्पिटल में रख दिए थे। माथे पे बड़ा सा लाल टीका, बड़ी बड़ी सफेद मूछें, घनी दाढ़ी, सफेद बाल, हाथों में सोने का कड़ा।
गले में सोने का एक लॉकेट, सफेद कुर्ता पजामा पहने वो शख्स एक हाथ से कान को खुजलाते हुए हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। उसके पैरों में पहनी हुई जूतियों की आवाज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गूंज रही थी। अमित जी पर हुए हमले के बाद हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। एक तरफ जहां डॉक्टर्स की टीम अमित जी की जान बचाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कमल राज सिंह के कदम हॉस्पिटल के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। मैनेजर महेश वाजपेयी ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी कमल राज सिंह को वहां आया हुआ देखकर महेश हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। कमल राज सिंह अमित रघुवंशी की इकलौती बहन का पति था। गोमती नगर की जानी मानी हस्तियों में से एक, पुश्तैनी जायदाद का मालिक, पर जिसकी सोच कुछ अलग थी। उसके चेहरे पर घमंड और बोलने में हमेशा बड़प्पन दिखता था। अपनी मूंछों को ताव देते हुए कमल राज सिंह ने मैनेजर महेश से पूछा, अब कैसी तबीयत है अमित बाबू की? तुम उनका अच्छे से ख्याल रखे हो या नहीं? कमल राज की रौबदार पर्सनालिटी के सामने महेश के पसीने छूट रहे थे। महेश के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काफी घबरा गया था। महेश ने अपने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, ठीक है, सर का इलाज चल रहा है, अभी उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। वो रात को किसी ने उनके ऊपर हमला। कमल राज सिंह ने हाथ के इशारे से महेश को चुप होने के लिए कहा और वहीं बैठकर अमित जी से मिलने का इंतजार करने लगे। तभी एक सीनियर डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर अमित जी की तबीयत में सुधार आने की खबर दी। अभी वो खतरे से बाहर है, 10 मिनट के बाद उन्हें रूम में शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन याद रहे कोई भी स्ट्रेस देने वाली बात उनके सामने ना करें। डॉक्टर के जाने के बाद कमल राज ने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ मैनेजर महेश से विराट के बारे में पूछा। वैसे साहबजादे कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ है तुम्हारे छोटे साहब? कमल राज के इस सवाल पर मैनेजर महेश ने उसे बताया कि विराट अमित जी के कुछ जरूरी मेडिकल पेपर्स लेने घर गया हुआ था। जवाब में कमल राज अजीब ढंग से मुस्कुरा दिए। वहीं ऑपरेशन थिएटर के अंदर अमित जी को होश आ गया था। होश में आते ही अमित जी को बीती रात का हादसा याद आ गया। बीती रात की घटना उनकी आंखों के सामने आने लगी, जब उन पर कातिलाना हमला हुआ था और उन्होंने अपने जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी अदिति ने प्यार भरी आवाज में उनसे पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है अंकल? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? अब आपको सिर्फ अच्छे से आराम करना है, फिर देखना कितनी जल्दी आप पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाएंगे। अमित जी ने अपना हाथ धीरे से उठाकर अदिति को कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, थैंक यू। अदिति ने अमित जी का हाथ अपने हाथों में थामा और कहा, इसमें थैंक यू की क्या बात है अंकल? आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और मेरा फर्ज भी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिस्टर को बोलना। सिस्टर, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना और सारी मेडिसिन टाइम पे देना। नर्स को इंस्ट्रक्शन देकर अदिति वहां से बाहर चली गई। अदिति के जाने के बाद सिस्टर ने अमित जी को इंजेक्शन लगाते हुए कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सर, अब अदिति मैडम ने आपका इलाज किया ना, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगे। हमारी अदिति मैडम है ही ऐसी, पेशेंट्स तो उनकी स्माइल देखकर ही ठीक हो जाते हैं और आपको तो उन्होंने अपना ब्लड दिया है। सिस्टर की बात सुनकर अमित जी हैरान थे। उन्होंने जब सिस्टर से इसके बारे में पूछा तो सिस्टर ने उन्हें अदिति के ब्लड देने वाली बात बता दी। ये बात जानने के बाद अमित जी अदिति के साथ एक अपनापन सा महसूस करने लगे थे। उधर अमित जी के रूम से निकलकर अदिति अपने कैबिन के पास पहुंची ही थी कि अचानक से उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अदिति चक्कर खाकर नीचे गिरने ही वाली थी, तभी वहां से गुजर रहे डॉक्टर दक्ष की नजर उस पर पड़ी।
दक्ष ने जल्दी से आगे बढ़कर अदिति को संभाल लिया और डांटते हुए कहा, पूरी रात हो गई है काम करते हुए, ब्लड भी डोनेट किया, अब आ गया ना चक्कर। क्या जरूरत है अदिति इतनी मेहनत करने की, वो भी किसी अनजान के लिए? क्यों करती हो यार तुम ये सब? अदिति ने गिरने से बचने के लिए दक्ष का हाथ पकड़कर उसके सीने पर अपना सर रख लिया। दक्ष ने अदिति के बालों से प्यार से हाथ फेरते हुए उसके माथे पर धीरे से किस किया। लेकिन तभी घर से वापस लौट आए विराट ने दोनों को इस तरह साथ में देख लिया। विराट को लगा अदिति दक्ष से लिपट कर खड़ी हुई है और दोनों रोमांस कर रहे हैं। विराट उन दोनों को इस तरह देखकर ताली बजाते हुए बोला, ओह, तो डॉक्टर अदिति यहाँ हॉस्पिटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहे हैं, नॉट बैड। विराट की आवाज सुनते ही अदिति झटके से दक्ष से दूर हो गई। दक्ष कुछ कहता उससे पहले ही अदिति ने उसे इशारे से कुछ भी कहने से मना कर दिया। विराट ने अदिति की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, कर लो जितना रोमांस करना है, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे पापा की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो डॉक्टर अदिति। विराट की बात सुनकर अदिति के अंदर का गुस्सा बाहर आ गया था। विराट की आंखों में आंखें डालते हुए अदिति ने जवाब दिया, बहुत फिक्र है ना तुम्हें अपने पापा की, मिस्टर विराट रघुवंशी। कहाँ थे तुम उस रात जब तुम्हारे पापा यहाँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे? कहाँ थे तुम उस वक्त जब वो बेहोशी की हालत में भी तुम्हारा नाम पुकार रहे थे? और कहाँ थे तुम जब उन्हें अपने बेटे की खून की जरूरत थी? जवाब दो। अदिति की बात सुनकर विराट बौखला गया और उसने गुस्से में अदिति से पूछा, मुझसे सवाल करने वाली तुम होती कौन हो? अदिति ने हंसते हुए कहा, एक डॉक्टर मिस्टर विराट, जिसके लिए अपने पेशेंट की जान बचाना उसका फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन ये बात तुम जैसे लड़के को कभी समझ नहीं आ सकती। सो बेटर कि अगली बार मुझसे कुछ कहने से पहले 100 बार पहले अपने बारे में सोचना। तुम वो इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अदिति की बात सुनकर विराट गुस्से से दंदनाता हुआ वहां से चला गया। वहीं अदिति भी अपना हैंडबैग उठाकर सीधा वहां से घर जाने के लिए निकल गई। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत पूरे जोरों पर थी और अमित जी बार बार अदिति के बारे में ही सोच रहे थे। जब से वो इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तब से उन्हें अदिति से लगाव सा हो गया था। उसका सबके प्रति अपनापन देखकर अमित जी ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, जिसके कारण उनके चेहरे पर अब खुशी दिखाई दे रही थी। विराट की बातों से अपसेट हुई अदिति सीधा अपने घर चली गई। अदिति के घर पहुंचते ही हमेशा की तरह सुधा ने अदिति को कहा, आ गई महारानी। जब चाहे जाती हैं, जब चाहे आती हैं। 2 दिन से मैंने तुझे कार ले जाने की परमिशन क्या दे दी, तू तो हवा में उड़ने लगी। कल से लेकर जाना अपनी वो खटारा स्कूटी। अदिति ने बेहद धीमी आवाज में जवाब दिया, जी मामी, मेरी स्कूटी अब ठीक हो गई है। हॉस्पिटल में एक केस बहुत बिगड़ गया था, बस उसी वजह से कुछ दिनों से टाइम का पता ही नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुधा ने अदिति की बात को बीच में ही काट कर अपने हाथ नचाते हुए धीरे से पूछा, अच्छा एक बात तो बता, तेरा वो दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? दक्ष, वो कैसा है? अदिति ने गौर से मामी की तरफ देखा और पूछा, वो ठीक है मामी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं इसके बारे में? सुधा ने अदिति के सवाल को टाल दिया और अजीब ढंग से मुस्कुराने लगी और अदिति को किचन में जाकर खाना बनाने के लिए कहा। लेकिन तभी वहां पर काव्या आ गई थी। उसने सुधा की तरफ घूर कर देखते हुए अदिति से कहा, दीदी तुम थक गई हो, जाकर आराम करो, खाना हम बना देंगे। जब से सुधा ने काव्या को बताया था कि वो उसकी अपनी बेटी नहीं है, तब से काव्या और सुधा के रिश्ते में दूरियां आ गई थी। उधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कमल राज की मुलाकात अमित जी से हुई। कमल राज ने अमित जी को गले लगाते हुए पूछा, और अमित बाबू,
कैसे हो भाई? अब इस उम्र में कहाँ दिल की बीमारी लगा बैठे यार। अमित जी कमल राज को वहां देख खुश हो गए थे। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अमित जी ने धीरे से कहा, कुछ नहीं यार, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। अमित जी की बात सुनकर कमल राज ठहाके मार कर हंसा और अमित जी से पूछा, वैसे कुछ भी कहो अमित बाबू, चेहरा चांद की तरह चमक रहा है आपका। बीमारी की हालत में भी बहुत खुश नजर आ रहे हो। लगता है हॉस्पिटल वाले कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रहे हैं। कमल राज ने जब अमित जी से उनकी खुशी का कारण पूछा तो अमित जी ने वक्त आने पर बताने की बात कहकर कमल राज के सवाल को टाल दिया। कमल राज ने एक नजर विराट के चेहरे पर डाली और उससे कहा, बरखुरदार, अब अपने पापा का बिजनेस तुम्हें ही संभालना है। जरा पार्टी से ध्यान हटाकर बिजनेस पर ध्यान लगाइए। विराट ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए धीरे से कहा, जी अंकल, वो मैं जाता हूँ कभी कभी ऑफिस, मेरा मतलब जब पापा कहते हैं तब। कमल राज अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और विराट के कंधे पर हाथ रख के धीरे से कहा, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। हम जानते हैं आप कहाँ जाते हैं। खैर, चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ कमल राज वहां से चला गया। अमित जी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से घर जाकर विराट से अदिति के बारे में जरूरी बात करने का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह विराट जैसे ही हॉस्पिटल में अपने पापा के पास पहुंचा, अपने हाथ में पकड़े डिस्चार्ज पेपर्स दिखाते हुए विराट ने अपने पापा से कहा, ये लो पापा, आपको बहुत इंतजार था ना हॉस्पिटल से घर चलने का। सो नाउ वेट इज ओवर, आपके डिस्चार्ज पेपर्स। पापा, हम घर जा रहे हैं। लेकिन घर जाने के नाम पर अमित जी के चेहरे पर उदासी आ गई। जब विराट ने उनसे इस उदासी की वजह पूछी तो अमित जी ने बताया कि वो डॉक्टर अदिति से मिले बिना घर नहीं जाना चाहते। अपने पापा की बात सुनकर विराट को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अमित जी को दुखी नहीं देखना चाहता था। इसीलिए मन ना होते हुए भी उसने नर्स से अदिति के बारे में पूछा। नर्स ने विराट को बताया, सर वो अदिति मैडम तो घर गई हैं, कल सुबह ड्यूटी पे आएंगी। विराट ने धीरे से कहा, वेरी गुड, आई डोंट वांट टू सी हर फेस। विराट की बात सुनकर नर्स हैरान नजरों से उसे देखते हुए चली गई। कुछ देर के बाद विराट अमित जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आने लगे में ही काटते हुए कहा, ओहो पापा, आप भी ना, चलिए हम घर चलते हैं। लेकिन तभी अचानक अदिति की आवाज सुनकर अमित जी चौंक गए। अदिति ने पीछे से आते हुए कहा, मुझे नर्स ने फोन पर बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते थे अंकल, लीजिए मैं आ गई। अदिति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर अमित जी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने अदिति के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो। उनसे कहा कि उन्हें जब भी अदिति की जरूरत होगी वो उनसे मिलने आएगी। ये सुनकर विराट ने घूर कर अदिति की तरफ देखा, लेकिन अदिति से मिलने के बाद अमित जी खुशी खुशी अपने घर चले गए। अमित जी ने अभी तक किसी को बताया नहीं था, लेकिन मन ही मन वो अदिति को अपने घर की बहू बनाने का डिसीजन ले चुके थे। अमित जी को किसी भी हालत में अदिति को विराट से शादी करने के लिए मनाना था। इतने दिन की भाग दौड़ के बाद अदिति अमित जी को सही हालत में देखकर खुश थी और वो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहती थी। इसीलिए अदिति ने काव्या को डिनर के लिए हजरतगंज के एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा। ऑटो न मिलने पर काव्या घर से थोड़ी दूर पैदल ही आ गई थी, लेकिन तभी चलते चलते अचानक से किसी ने उसका दुपट्टा खींच लिया। काव्या ने डर के मारे कसकर अपना दुपट्टा पकड़ा और पलटकर पीछे देखा।
सड़क पर अंधेरा और चेहरे पे मास्क लगा होने की वजह से काव्या उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाई। उस लड़के ने बड़ी बेशर्मी के साथ काव्या से कहा, हे स्वीट हार्ट, अकेले कहाँ जा रही हो? तुम्हारी ये शाम हमारे नाम तो करो, फिर देखो हम उसे कैसे और रंगीन बनाते हैं। काव्या बुरी तरह से डर गई। उसने वहां से भागना शुरू कर दिया। वो लड़का काव्या का पीछा करने लगा, जिसके कारण काव्या और ज्यादा डर गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। धड़कनें तेज हो रही थी। काव्या जितना हो सकता था उतनी जोर से भागने की कोशिश कर रही थी। वो लड़का अब उसके और करीब आ गया था। वो लड़का काव्या को बार बार छूने की कोशिश कर रहा था, पर काव्या उसकी पकड़ में नहीं आई। तभी अचानक काव्या ने फील किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काव्या डर के मारे कांपने लगी और फिर कुछ सोचकर उसने जैसे ही पलटकर देखा, सामने विराट खड़ा था। उसे वहां देखकर काव्या दंग रह गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ? छोड़ो हमें, जाने दो। विराट काव्या से कुछ कहना चाहता था, लेकिन काव्या ने विराट को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और एक थप्पड़ विराट के गाल पे जड़ दिया। काव्या वहां से भाग गई। विराट गुस्से में उसे पीछे से आवाज दे रहा था, रुको! अरे मेरी बात सुनो, इडियट लड़की! ये अदिति और इसकी बहन अपने आप को समझती क्या है? काव्या बुरी तरह से डर गई थी। सामने से आते एक ऑटो में बैठकर काव्या सीधे अदिति के पास रेस्टोरेंट पहुंची और अदिति के गले लगकर रोने लगी। काव्या को इस तरह रोता हुआ देखकर अदिति ने काव्या से पूछा, अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो? काव्या क्या हुआ? मामी ने कुछ कहा? अदिति के पूछने पर काव्या ने उसे बताया, वो दीदी, जब हम यहाँ आ रहे थे तो वो विराट है ना, उसने हमारे साथ बदतमीजी की। उसने हमारा दुपट्टा पकड़कर खींचा। कहते कहते काव्या फिर से फूट फूट कर रोने लगी। विराट का नाम सुनते ही अदिति गुस्से में तिलमिला गई। विराट रघुवंशी, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की? अब बस बहुत हो गया। नाउ इनफ। विराट रघुवंशी, बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मेरी बहन के साथ नो वे। अदिति काव्या को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गई और वहां उसने विराट के खिलाफ छेड़छाड़ की कंप्लेंट रजिस्टर करने की बात की। लेकिन रघुवंशी खानदान का नाम सुनकर इंस्पेक्टर ने काव्या से कहा, तुम जानते भी हो किसके खिलाफ कंप्लेंट कर रही हो? लखनऊ के जाने माने लोग हैं वो, इतने बड़े बिजनेसमैन। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये विराट रघुवंशी ने किया है? काव्या ने धीरे से कहा, पहले तो उसके चेहरे पे मास्क था, लेकिन बाद में हमने उसका चेहरा देखा तो वो विराट रघुवंशी ही था। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, देखिए मैडम, इस तरह बिना जांच पड़ताल के मैं कोई कंप्लेन नहीं लिखने वाला। मैं अभी वहाँ किसी को भेजकर वहाँ का फुटेज लाने को बोलता हूँ। आप कल सुबह इधर पुलिस चौकी आना, फिर मैं कोई एक्शन लूंगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अदिति ने इंस्पेक्टर से कहा, मेरी बहन कह रही है ना उसने विराट का चेहरा देखा है, फिर आपको कंप्लेन रजिस्टर करने में क्या दिक्कत है सर? लेकिन इंस्पेक्टर अपनी जिद पर अड़ा था। उसने काव्या और अदिति को अगले दिन आने को कहा। विराट की इस हरकत ने अदिति के दिल को उसके लिए नफरत से भर दिया था। कुछ देर के बाद अदिति काव्या के साथ जैसे ही घर पहुंची, सुधा के तानों ने उसका स्वागत किया। आ गई दोनों महारानी। एक तो पहले से बिगड़ी हुई थी, अब दूसरी को भी बिगाड़ दिया। अदिति ने सुधा की बात का जवाब देना चाहा, लेकिन सुधा ने उसे चुप कराते हुए कहा, एकदम चुप और मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और कल गोमती नगर वाले शिव मंदिर में तेरी सगाई है। हाँ। सुधा ने अदिति को दक्ष के साथ रिश्ता तय करने वाली बात बता दी। अदिति आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी मामी की तरफ देख रही थी। सुधा ने बिना उसकी मर्जी जाने उसकी जिंदगी का फैसला कर दिया था।
अदिति ने अपने मामा जी की तरफ देखा और सुधा से कहा, मामी, लेकिन दक्ष, मेरा मतलब वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त, मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? अदिति दक्ष को प्यार नहीं करती। ये बात सुनकर तो सुधा खुश हो गई, पर वो खुशी अपने चेहरे पर ना दिखाते हुए उसने अदिति से कहा, मैंने तेरी राय नहीं पूछी बल्कि अपना फैसला सुनाया है। कल महाशिवरात्रि है, शिव मंदिर में तुम दोनों की सगाई है, तो बिना नखरे किए सुबह तैयार रहना। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस काव्या का क्या होगा सोच लेना। हाँ। सुधा की बात सुनकर अदिति की आंखें भर आई। उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला भी सुधा ने उससे बिना पूछे ही कर दिया था। इतनी बड़ी बात अचानक पता चलने से अदिति बेसुध सी होकर जमीन पर बैठ गई। मनोज जी अदिति को चुपचाप देख रहे थे। काव्या ने अदिति के कंधों पर हाथ रखकर उसे संभालना चाहा। अदिति ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। काव्या ने अदिति की आंखों में देखते हुए कहा, दीदी, तुम ठीक तो हो ना? देखो, माँ की बातों पे ध्यान मत दो और हमारी वजह से तुम्हें किसी से भी जबरदस्ती शादी करने की जरूरत नहीं है। मनोज जी ने काव्या को बीच में ही चुप कराते हुए कहा, नहीं काव्या, अदिति की शादी दक्ष से होना ही उसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। कम से कम सुधा से दूर हो जाएगी तो अपनी जिंदगी तो जी पाएगी मेरी बच्ची। और दक्ष बहुत अच्छा लड़का है। काव्या ने अपने पापा को टोकते हुए कहा, लेकिन पापा, दीदी दक्ष को अपना दोस्त मानती है। कुछ सोचते हुए और फिर बड़ी ही संजीदगी के साथ अदिति ने काव्या से कहा, मामा जी ठीक कह रहे हैं काव्या, दक्ष जैसा जीवन साथी मिले तो कोई भी लड़की हंसी खुशी राजी हो जाएगी। और मुझे तो दक्ष पहले ही पसंद है, वो तुम्हें कभी कह नहीं पाई। पर अब सब ठीक, तू बेकार ही मेरी चिंता करती है। अदिति की बात सुनकर काव्या खुश हो गई। अदिति को उसके हिस्से की हर खुशी मिले, यही तो काव्या चाहती थी। घर में सब सो गए थे, लेकिन अदिति को आज नींद नहीं आ रही थी। काव्या और मामा जी के सामने तो उसने कह दिया था कि वो दक्ष को पसंद करती है, लेकिन अदिति इस बात से हैरान थी कि दक्ष ने इस रिश्ते के लिए कैसे हाँ कर दिया। और इसीलिए अदिति ने दक्ष के फोन पर कॉल किया, लेकिन फोन दक्ष की दादी ने उठाया। अरे अदिति, कैसी हो? वो दक्ष ना कल की तैयारियों में लगा है। तुम्हारे साथ शादी करने के नाम पर पागल हो गया है हमारा पोता। उसके माँ पापा के जाने के बाद पहली बार उसको इतना खुश देख रहे हैं हम। अदिति ने धीरे से पूछा, दादी, लेकिन इस तरह अचानक मेरा और दक्ष का रिश्ता? और दक्ष ने मुझे बताया क्यों नहीं? दक्ष की दादी मालती जी ने हंसते हुए कहा, अब देखो ना, हमने तो कहा था उसे कि तुमसे बात करें, लेकिन कहने लगा कि सरप्राइज होगा। और बोला अदिति तो वैसे भी मुझे पसंद करती है, तो मैं उसे अभी कुछ नहीं बताऊंगा। सच कहे बेटा, हम भी बहुत खुश हैं। अब बताओ, सगाई भी कोई सरप्राइज की तरह करता है क्या? दादी की बात सुनकर अदिति को जब पता चला कि दक्ष उसे इतना पसंद करता है, तो उसने भी दक्ष के साथ रिश्ते के लिए अपने मन को मना लिया और अपने आप से कहा, प्यार तो मेरे नसीब में है ही नहीं। किसी और अनजान से शादी करने से अच्छा है मैं दक्ष से ही शादी कर लूं। प्यार नहीं है तो क्या हुआ, शादी के बाद हो ही जाएगा। अगली सुबह मिश्रा जी के घर पर मंदिर जाने की तैयारी हो रही थी। काव्या को मामी से बचाने और दक्ष की खुशियों के खातिर अदिति ने मामी के फैसले को मंजूर कर लिया था। तभी काव्या को किसी का फोन आया और वो अदिति से थोड़ी देर में मंदिर पहुंचने की बात कहकर घर से निकल गई। कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।